नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस आरपीएससी बायोलॉजी पीवाईक्यू क्लास के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस समय आप लोग रिवीजन करते होंगे अच्छे से बिना किसी प्रेशर लिए हुए। तो कल की क्लास में हमने बायोस्टेट के बारे में देखा था। आज की क्लास हम जो देखेंगे वो हमारी क्लास होगी पीजी पार्ट के अंदर, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट होती है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं, उस यूनिट के बारे में अपन बात करेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो हमारी होगी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। अब देखो ध्यान रखना, इस क्लास के अंदर हम बायोटेक के साथ में हम इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर को भी हम साथ में पढ़ेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम बायोटेक के साथ में प्लांट टिश्यू कल्चर को भी साथ में लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ रखे हैं आपको बायोटेक के आ रखे हैं, मैं आपको आगे बता दूंगा अभी कि बायोटेक से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं और पीटीसी से आपके कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। तो हम सबसे पहले मैं आपको पूरा एनालिसिस बता देता हूँ, यहाँ से आपको पता लगेगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये लास्ट जो अभी अपने जो 6 एग्जाम हुए, 6 पेपर जो हुए, उनका एनालिसिस है। तो लास्ट के जो 6 पेपर हुए उनमें से जो आपके अभी तक, एक मिनट, टोटल आपके यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं लगभग 27। कितने क्वेश्चन आए? 27 क्वेश्चन आए हैं। उन 27 में से 8 क्वेश्चन जो आपको मिले हैं वो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से मिले हैं, जिसके अंदर इन्होंने 2 बार काइमेरिक डीएनए का पूछा है, एक बार इन्होंने रिपोर्टर जीन के बारे में पूछा है, एक बार इन्होंने 2 बार इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूछा है, एक बार इन्होंने 2022 वाले में इको आरआई के बारे में पूछा है और एक बार इन्होंने पूछा आर्टिफिशियल वेक्टर का एग्जाम्पल। तो 8 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिले हैं? ये आर डीएनए टेक्नोलॉजी से। अब उसके बाद 6 क्वेश्चन जो आपको है वो आपको मिले हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जेनेटिक क्रॉप्स के बारे में, हम बायोटेक के एप्लीकेशन पढ़ते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ रखे हैं। इसमें आपको बीटी टॉक्सिन के बारे में पूछ रखा है, गोल्डन राइस के बारे में पूछा है, फ्लेवर सेवर टोमेटो और जीएम क्रॉप। सब क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से उन्होंने हार्ड नहीं पूछा है। अब उसके बाद अगला और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं तो आप देखोगे, जो आपकी ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं वहां से भी आपके अभी तक 4 क्वेश्चन आए हैं। और जो आरएनए इंटरफेरेंस और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे आरएनए साइलेंसिंग के ऊपर, जिसको आप लोग सेंस एंटी सेंस टेक्निक बोलते हो, वहां से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। ह्यूमन इंसुलिन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है आपके, ह्यूमन इंसुलिन के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है और सैटेलाइट आरएनए के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आए हैं। फिर आपके प्लांट टिश्यू कल्चर से इसमें 7 क्वेश्चन आ रखे हैं, जिसमें टोटिपोटेंसी के बारे में पूछा है, सूट टिप कल्चर के बारे में पूछा है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या पूछ रखा है। और एक आपके ये आ रखा है यहाँ से, ये क्राउन गोल्ड डिजीज के बारे में और ये नेचुरल जेनेटिक, 2 क्वेश्चन ये आ रखे। एक तो आया क्राउन गोल्ड डिजीज के बारे में, एक इन्होंने पूछा नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो बायोटेक से आ रखे हैं। तो ये टोटल 71 हो रही है, ठीक है ना। अब आप देखो, अब इसके बाद देखो मोस्ट, ये मैंने बता दिया कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से है, तो ये आपको आप देख लेना। ये जीएम क्रॉप से कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे, ये आपके क्वेश्चन आ रखे हैं जीएम क्रॉप से हमारे इन 6 पेपर के अंदर। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के क्वेश्चन आ रखे हैं, ये आपके यहाँ से दे रखा है, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर से ये क्वेश्चन आ रखे हैं। उसके बाद ह्यूमन इंसुलिन से कौन सा क्वेश्चन आ रखा है, तो ह्यूमन इंसुलिन से आपको ये क्वेश्चन मिले हैं, मतलब इंसुलिन के बारे में, सी पेप्टाइड के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपने पढ़ा होगा। उसके बाद में तो फिर ये ऐसे उसका कुछ नहीं, नॉर्मल है, ये सब एक ही बात है। तो ये आपने देख लिया होगा ये। अब देखो एक चीज आपको मैं और बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ये है हमारे लास्ट के पीजी पार्ट्स के अंदर जो बायोटेक और उसके साथ में जो टेक्निक्स वाली यूनिट है, वहां से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं वो देखो आप। अब इसमें से आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिले हैं, अभी तक हमारे फर्स्ट ग्रेड के कितने हुए, 6 एग्जाम हुए, 6 एग्जाम हुए, उसमें से पीजी पार्ट के टोटल 71 क्वेश्चन आए हैं। और उसका आप अगर एवरेज निकालोगे तो वो आपके पर पेपर एवरेज आएगा आपके 12 क्वेश्चन, मतलब 24 के आसपास। अब ये जो 24 क्वेश्चन है ना, इसके अंदर इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है आपके, जो बायोडाइवर्सिटी वाला, वो इंक्लूड नहीं है। केवल इसके अंदर आपके बायोटेक्नोलॉजी, पीटीसी और साथ में जो आपकी टेक्निक्स वाली यूनिट है वो इंक्लूड है। तो वहां से 71 क्वेश्चन आए हैं। अब और आपके माइक्रोस्कोपी के मैंने आपको एक वीडियो में पहले सोल्व करा दिया पूरा, वहां से आपके 70 क्वेश्चन आए हैं। तो ये सब आपके पीजी वाले पोर्शन का वेटेज था। तो जैसे ये देख लो, बायोटेक के ये 20 थे और प्लांट टिश्यू के 27, ये हमने अभी पीछे देखे थे, आज हम सोल्व करेंगे। उसके बाद आपके ये पीसीआर के आपके 2 क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रोफोरेसिस के 5 क्वेश्चन आए, क्रोमेटोग्राफी के 7 आए हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के 3 आए हैं, एलाइजा के 5 आए हैं,
स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक आया है, फोटोमेट्री का एक आया है, लेमिनार एयर फ्लो का एक आया है, उसके साथ में कोलोरीमेट्री का भी एक आया है, ये भी इसका एक आया, और माइक्रोस्कोपी से 70 क्वेश्चन आए। टोटल अभी तक 6 पेपर हुए, उन 6 में टोटल 71 क्वेश्चन आए हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, आपको माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है, उसके अलावा आपको बायोटेक को पढ़ना है, और उसके अलावा आपके सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी और एलाइजा। यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये पूरा एनालिसिस एकदम आपके माइंड में पूरा मैप बन गया होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो ये रहा हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको सोल्व करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको सोल्व किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक, ये आनुवांशिक रूपांतरित है ना, आनुवांशिक रूपांतरित है, तो अच्छे से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूपांतरित किस्में व्यापक रूप से उगाई जाती है, तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसको करो सोल्व। तो ये आपने पढ़ रखा होगा, आप इसको आराम से सोल्व कर दोगे। लैब असिस्टेंट के अंदर था, या शायद सेकंड ग्रेड के अंदर था, क्वेश्चन पूछा था जेनेटिक मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको इसको बता देता हूं। देखो एक शब्द आता है जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिक मॉडिफाइड, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट, जहां भी शब्द आए आनुवांशिक रूपांतरित, इसको हम बोलते हैं जीएम। अब देखो जीएम का मतलब क्या है, जैसे आपके पास एक ये कोई क्रॉप थी है ना, ये आपके पास एक कोई क्रॉप है, ये क्रॉप एक है, मतलब आपके पास कोई फसल है एक, और इस फसल के अंदर क्या था, इस फसल को मतलब वाटर की नीड ज्यादा होती थी। इसमें दो कमियां थी, इसको वाटर की नीड क्या होती थी, इस फसल को वाटर की नीड ज्यादा होती थी, और दूसरा ये था कि इस फसल के अंदर रोग होने की जो पॉसिबिलिटी है, मतलब डिजीज होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा थी। अब साइंटिस्ट को इसका सॉल्यूशन निकालना था कि इस क्रॉप के अंदर, ये कोई एक क्रॉप है, जैसे आपके मान लो कपास की क्रॉप है, या आपके ये सोयाबीन की क्रॉप है, इसमें इसको पकने के लिए वाटर की नीड ज्यादा होती है, इसको वाटर की नीड ज्यादा होती है, और इसको रोग होने की भी संभावना ज्यादा है। तब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने बाहर से कोई ऐसा एक जीन लेके आए। ये जीन क्या क्या करेगा, ये जीन प्रोटीन बनाता है। भाई जीन का मतलब क्या हुआ, जीन का मतलब ये जैसे कोई जीन है, मैं जीन को आप लोग डीएनए भी बोल सकते हो। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा, ये प्रोसेस होती है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो जीन था, पहले ये समझो, ये जो एंजाइम था, इस एंजाइम के अंदर कैपेसिटी थी, या इस प्रोटीन के अंदर कैपेसिटी थी, ये उस फसल को पकने के लिए वाटर की नीड को कम कर रहे थे, वाटर की नीड को कम कर रहे थे। दूसरा, उसके अंदर किसी भी प्रकार से उस फसल को रोग प्रतिरोधक बना रहे थे, मतलब उसमें रोग की कैपेसिटी को कम कर रहा था, ये जीन के अंदर कैपेसिटी थी। तब साइंटिस्ट को, अब तब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा ना कि सर अगर इस जीन को उठा के हम डाल देते इस फसल के अंदर, अगर इस जीन को उठा के हम इस क्रॉप में डाल देते हैं वेक्टर को यूज करके, अगर हम वेक्टर को यूज करके इस जीन को उठा के अगर इसके अंदर डाल देंगे, तो ये जीन इसके अंदर जाएगा, इसके न्यूक्लियस में जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए, पहले आरएनए बनेगा, फिर उसका ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन के बाद ये एंजाइम बनेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, इस फसल को वाटर की नीड को कम करेगा, और इसमें रोग के प्रति ये सेंसिटिव, मतलब इसमें रेजिस्टेंस आएगा ज्यादा। तो अब ये जो प्लांट बना है ना, इस प्लांट के अंदर, इस प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल था, उसके अंदर मैंने बाहर से दूसरा जीन डालकर मैंने इसकी जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर दिया। तो ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट। आया समझ में। अब एक बात और देखो, ये जैसे इसका डीएनए है ना, आप सोचो ये इसका डीएनए है, ये इसका डीएनए था, इस क्रॉप का ये डीएनए था, ये इसका न्यूक्लियस मान लो आप, इसका डीएनए इसका न्यूक्लियस है। मैंने बाहर से कुछ जीन डाला, ये मैंने जीन डाला ब्लैक वाला, इसका मतलब मैं इसको यहाँ से कट करूंगा पहले तो, फिर कट करके मैंने यहाँ से ये बाहर वाला डीएनए डाल दिया। मतलब ये जो व्हाइट वाला है, ये तो क्रॉप फर्स्ट का न्यूक्लियस था, उसका डीएनए है, इसके अंदर मैंने बाहर से दूसरा जीन आके डाला है, तो इसका मतलब ये एक हाइब्रिड बन गया ना। मतलब दो अलग अलग जीन को हमने आपस में मिलाया है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हमने आपस में मिलाया है, तो इसको आप क्या बोलोगे, मैं इसको बोल सकता हूँ आरडीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए। तो इसके आपके दो नाम होंगे, इसको आप आरडीएनए बोल सकते हो, मतलब इनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन का मतलब दो अलग अलग डीएनए को आपस में मिलाया गया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसको हम बोलेंगे काइमेरिक डीएनए,
काइमेरिक का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डीएनए, मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलेंगे काइमेरिक डीएनए। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा था जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट के बारे में कौन से एग्जांपल है, तो अभी तक साइंटिस्ट ने किसी भी प्रकार की वीट तथा मैंगो के प्लांट को जेनेटिक रूप से अभी तक तैयार और नहीं कर पाए हैं। मस्टर्ड तथा ग्राउंडनट को, अब देखो इसमें ग्राउंडनट के ऊपर अभी कोई काम नहीं हुआ, मस्टर्ड के ऊपर जरूर अभी साइंटिस्ट ने काम शुरू किया है, लेकिन उसको हम कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको हम एग्रीकल्चर के अंदर हमने उसको यूज नहीं किया है, लैब के अंदर जरूर इसके ऊपर काम हो चुका है, इसका मतलब ये भी गलत है। कॉटन और सोयाबीन के अंदर ये दोनों प्लांट है वो जेनेटिक रूप से बना लिए गए हैं। आपने पढ़ा होगा कॉटन के अंदर बीटी कॉटन आता है, और सोयाबीन को भी साइंटिस्ट ने जेनेटिक मॉडिफाई करके प्लांट को तैयार कर लिया है, उसको जो फार्मर होते हैं वो अपने खेतों में उस प्लांट को उगा सकते हैं। और पी और बाजरा भी नहीं है। तो जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट के रूप में कौन से है जिनको हम वाइडली कल्टीवेट करते हैं, मतलब जिनको आप एग्रीकल्चर में यूज में लेते हो, तो वो आपके हो जाएंगे कॉटन तथा सोयाबीन। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, विच इज कॉल्ड एज ए काइमेरिक डीएनए। ये देखो वापस आ गया काइमेरिक डीएनए, मैंने आपको जस्ट अभी पीछे बताया था कि काइमेरिक डीएनए क्या है। तो हमने अभी पढ़ा था ना, काइमेरिक डीएनए का मतलब होता है मिक्सर, इसका मतलब होता है मिक्सर ऑफ डिफरेंट डीएनए, मिक्सर ऑफ डिफरेंट डीएनए, मतलब डिफरेंट डीएनए का जो मिक्सर होता है उसको हम बोलते हैं काइमेरिक डीएनए। तो मैं ऐसे कह सकता हूं जैसे ये कोई वेक्टर है, ये हमारे पास कोई वेक्टर है, इस वेक्टर के साथ में अगर हम बाहर से कोई फॉरेन डीएनए डाल रहे हैं, इस वेक्टर के साथ में अगर हम बाहर से फॉरेन डीएनए डाल रहे हैं, अब वेक्टर क्या होगा, वेक्टर का भी खुद का डीएनए होगा ना भाई, जैसे हम मान सकते हैं ये जैसे कोई प्लाज्मिड है उसका भी डीएनए होगा। तो जब दो अलग अलग डीएनए आपस में मिलेंगे उसको हम बोलेंगे, या तो इसको हम बोलेंगे आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसको हम बोलते हैं आपके काइमेरिक डीएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, काइमेरिक डीएनए बोलते हैं। ये आप सभी ने पढ़ रखा होगा, कितना नॉर्मल क्वेश्चन है पूछा है काइमेरिक डीएनए, इसका एग्जांपल इसको हम क्या बोलेंगे, काइमेरिक डीएनए का दूसरा ही नाम है आरडीएनए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन डीएनए। जेड डीएनए क्या है आपने पढ़ा होगा, इस बार मोल बायो ऐड हुई है, तो आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मोल बायो में पढ़ा होगा जेड डीएनए के बारे में, इसके अंदर इसके हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, इसके अंदर कितने नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, इसका डायमीटर कितना होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की, सब आपने पढ़ा होगा। इसको जेड डीएनए क्यों बोलते हैं सब आपने पढ़ा होगा। तो ये इसका नहीं होगा, ये डीएनए की फॉर्म होती है। पैलिंड्रोमिक डीएनए के बारे में आपको पता होगा भाई, पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है, मतलब जिसको उल्टा सीधा आप पढ़ो एक समान, वो पैलिंड्रोमिक डीएनए होता है। अब एक यह शब्द आ रहा है सैटेलाइट डीएनए, क्या शब्द आ रहा है, सैटेलाइट डीएनए के बारे में, तो आप देखो इंपॉर्टेंट है शब्द है सैटेलाइट डीएनए, क्या टर्म आ रही है, सैटेलाइट डीएनए। अब इसको समझो, देखो सैटेलाइट डीएनए का मतलब क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये एक रिपीटेड डीएनए, कैसा डीएनए है, रिपीटेड डीएनए होता है, ये एक रिपीटेड डीएनए है। सैटेलाइट डीएनए कैसा है, रिपीटेड डीएनए, और जो डीएनए रिपीटेड डीएनए होता है वो आपके नॉन कोडिंग डीएनए होता है, कैसा होता है, वो आपके नॉन कोडिंग डीएनए होता है, ये आपके नॉन कोडिंग डीएनए होता है। नॉन कोडिंग का मतलब जो आगे चलकर आपके जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा या ट्रांसलेशन नहीं होगा। अब दूसरा देखो, ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये रिपीटेड डीएनए होता है और नॉन कोडिंग डीएनए होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, मतलब ये कैसे बनता है या कहाँ दिखाई देता है। तो आप सोचो जैसे ये हमारे पास कोई, ये कोई जैसे एक सेल थी है ना, इसकी एक सेल थी, जैसे कोई ये ह्यूमन की सेल है, ये इसके अंदर इसका डीएनए था, ये इसका जीनोम है, मैंने इस जीनोम को पूरा बाहर निकाला, मैंने इस जीनोम को पूरा बाहर निकाला। अब आपने नाम सुना होगा एक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, मैंने इस जीनोम को बाहर निकाल के, इस सेल के न्यूक्लियस को बाहर निकाल के जीनोम को मैंने डाल दिया सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, ये हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, मैंने इसमें इस डीएनए को डाल दिया, फिर हमने इसको ऐसे घुमाया, मतलब हमने इस मशीन को चालू किया, सेंट्रीफ्यूगेशन हमने इस मशीन को चालू किया, तो इसने इसके डीएनए अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये पूरा इसके अंदर बैंड बन जाएंगे, आपने पढ़ रखा होगा। तो जब इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डीएनए को डाल के इसको हिलाया जाता है, तो यहाँ पर एक बैंड बनता है डीएनए का, तो यहाँ पर एक डीएनए का डार्क बैंड बनता है, यहाँ पर एक डीएनए का कैसा बनता है, एक गहरा बैंड बनता है, और इसके साथ में एक डीएनए का हल्का बैंड बनता है। ये जो डार्क बैंड बना है ना, जो गहरा बैंड बना है, ये तो होता है मेन डीएनए, ये कौन सा होता है, मेन डीएनए होता है।
अब इसके साथ में एक हल्का बैंड बनता है, इसको आप बोलोगे सैटेलाइट डीएनए। इसको आप क्या बोलोगे? सैटेलाइट डीएनए। तो ये होता है सैटेलाइट डीएनए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सैटेलाइट डीएनए कितने प्रकार का होता है या कहाँ पाया जाता है। तो ये जो आपका सैटेलाइट डीएनए होता है, इस सैटेलाइट डीएनए की लोकेशन क्या, आप ये देखो। ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है, इसकी जब लोकेशन की बात आएगी, मतलब ये जीनोम में कहाँ पाया जाएगा, तो आपने पढ़ा होगा इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए। ये एक प्रकार का हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए है। कैसा डीएनए? ये हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए है। ये एक प्रकार का हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए। अब जब मैंने हेटेरोक्रोमेटिन बोला तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब होता है, जैसे एक क्रोमोसोम के अंदर बताओ कौन कौन सा डीएनए हेटेरोक्रोमेटिन होता है। जब क्रोमोसोम की बात आएगी, जब क्रोमोसोम की बात आएगी तो क्रोमोसोम के अंदर एक आपके होता है सेंट्रोमियर, ये आपने पढ़ रखा होगा। एक होता है सेंट्रोमियर और दूसरा होता है टीलोमियर। दूसरा होता है टीलोमियर। तो सेंट्रोमियर तथा टीलोमियर के ऊपर आपको सैटेलाइट डीएनए देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं। उसके बाद आता है कि इसके टाइप कितने होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके सैटेलाइट डीएनए उसके टाइप कितने हैं। तो ध्यान रखना, इसका मुख्य एक तो टाइप होता है जिसको हम बोलेंगे माइक्रो सैटेलाइट, जिसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। और दूसरा इसका जो टाइप होता है उसको हम बोलेंगे मिनी सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलेंगे इसको हम? मिनी सैटेलाइट डीएनए। अब देखो माइक्रो मतलब ये जो होता है ये एक से लगाकर 6 बेस पेयर तक का हो सकता है, मतलब स्मॉल डीएनए होता है। और ये जो होता है ये थोड़ा इससे बड़ा होता है, ये थोड़ा माइक्रो से बड़ा होता है। अब आपने सुना होगा एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपने सब सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्वेश्चन आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पे बेस है। तो हम पढ़ते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सैटेलाइट डीएनए के ऊपर बेस है। सैटेलाइट डीएनए के ऊपर बेस है। अब उसमें भी अगर थोड़ा उसको टफ बनाना था, वो पूछेगा सैटेलाइट डीएनए में भी किस डीएनए पे बेस है। तो आप देखो कि सबसे छोटा डीएनए कौन सा है? माइक्रो सैटेलाइट। तो सैटेलाइट डीएनए के अंदर भी ये आपके माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के ऊपर बेस है। अब आप सोचते रहेंगे कि सर इसके अंदर ये नॉन कोडिंग डीएनए है, रिपीटेड डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसके ऊपर क्यों बेस है? क्योंकि मेरा जो सैटेलाइट डीएनए है, मेरे अंदर जो रिपीटेड बेस है वो आपके अंदर नहीं है। मतलब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो डीएनए के ऊपर जो रिपीटेड बेस का सीक्वेंस होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपके सैटेलाइट डीएनए के ऊपर बेस होती है। तो आपको ये आया समझ में, मतलब सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। अब आप देखो इसका नाम क्या, सैटेलाइट। अब आपने पढ़ा होगा कभी अंतरिक्ष के अंदर हम बोलते हैं कि सैटेलाइट जा रहा है, या भारत ने सैटेलाइट लॉन्च किया। मतलब जो दिखने में सैटेलाइट का मतलब ये होता है जो बाकी वाले जो जो बाकी वाला डीएनए होता है, या जो बाकी वाले जो ग्रह होते हैं वो उससे अलग दिखे, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। जैसे यहाँ पर ये अलग दिख रहा है ना, ये तो मेन डीएनए है जो कोडिंग डीएनए, ये इससे अलग दिख रहा है। और जो डीएनए अलग दिखता है उसको हम बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। दूसरा, ये भी एक बार किसी को इंटरव्यू में पूछा हुआ है कि सैटेलाइट डीएनए का फंक्शन क्या है। जब हम कह रहे हैं कि ये नॉन कोडिंग डीएनए है, इसका कोई इतना जेनेटिक रूप से एक्टिव नहीं होता, तो इसका फंक्शन क्या होता है। आप देखो ये डीएनए कहाँ पाया जा रहा है। ये डीएनए क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे पाया जाता है, ये डीएनए क्रोमोसोम के टीलोमियर पे पाया जाता है। तो इस डीएनए का काम होता है, सैटेलाइट डीएनए का काम होता है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाए रखना। आया समझ में? तो इस क्वेश्चन में अपन ज्यादा अब नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब मैंने आपको पूरा बता दिया सैटेलाइट डीएनए के बारे में। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो। जीन विच परमिट आइडेंटिफिकेशन रिकॉम्बिनेंट क्लोन आर नोन एज ए। करो सॉल्व। पुनर्योजित क्लोन के अभिज्ञान को संभावित करने वाली जीन क्या कहलाती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो इसको, सॉल्व करो, हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले अगर आपको आता है तो आप कर लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, एक जैसे हमारे पास ये कोई बैक्टीरिया है, ये मेरे पास कोई बैक्टीरिया ए है, ये है आपके पास बैक्टीरिया ए, और ये इधर हमारे पास है बैक्टीरिया बी। ये है बैक्टीरिया बी। अब इस बैक्टीरिया का जीनोम ये होगा, और इस बैक्टीरिया का जीनोम ये होगा। हम यहाँ प्लाज्मिड को नहीं बना रहे हैं ना बैक्टीरिया के अंदर। अब यहाँ पर एक आपके
यहाँ पर एक बाहर से कोई डिजायर्ड जीन था ना, ये कोई जीन था जो आपको डालना था इस बैक्टीरिया के अंदर। अब आपको पता है कि आप इसको डालोगे वेक्टर के साथ में। अब वेक्टर में आप कुछ भी काम में ले सकते हो, प्लाज्मिड। अब ये एक आपके पास में कोई ट्रे है ना, जैसे ये आपके पास में, आप लैब के अंदर बैठे हो, आपके पास बड़ी ट्रे है। मैंने यहाँ पर 2 बैक्टीरिया बनाई है, लेकिन लैब के अंदर आपको पता है जब हम कल्चर करते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया 2 थोड़े, वहां बैक्टीरिया हजारों में होते हैं। तो यहाँ पर कई सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। 2 इसलिए बनाई ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो ये जो डीएनए है, ये जो जीन है, ये जीन है। अब मैंने इस वेक्टर को लाके छोड़ दिया इस मीडियम के अंदर। अब इस वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको इसमें एंट्री करनी है या इसको इसमें एंट्री करनी है, क्योंकि हमारे पास, हमने वेक्टर तो एक ही बनाया है ना, हमारे पास डिजायर्ड जीन तो एक ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया ग्रो करे उसमें सब में एंट्री करेगा, ये किसी एक में एंट्री करेगा। तो आप मान लो कि बाई चांस इस ये जो हमारा जीन था ये इसने यहाँ एंट्री कर ली, इसका मतलब बाहर से डीएनए आया, इसने इस बैक्टीरिया ए के डीएनए के साथ में जाके अटैच हो गया, तो यहाँ आपका ये क्या बन गया, ये आपकी रिकॉम्बिनेंट सेल बन गई। ये कैसी सेल बन गई, रिकॉम्बिनेंट सेल बन गई। ये आपकी बन गई रिकॉम्बिनेंट सेल, ये आपकी रिकॉम्बिनेंट सेल बन गई है ना। ये सेल तो आपकी रिकॉम्बिनेंट नहीं बनी है ना, क्योंकि बाहर से इसके अंदर जीन ने आके रिकॉम्बिनेशन किया ही नहीं है। अब आपको कोई पूछे कि इन दोनों यहाँ पर 1000 बैक्टीरिया ग्रो कर रही है, उन 1000 बैक्टीरिया में से कौन से बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट जीन ने आके एंट्री की है, या कौन सी बैक्टीरिया की सेल रिकॉम्बिनेंट सेल बनी है, तो आप उसको बाहर से देख के तो पहचान नहीं पाओगे ना। आप उसको बाहर से देख के नहीं पहचान सकते हो। तो साइंटिस्ट ने इसका सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने एक स्पेशल जीन लिया, उन्होंने एक स्पेशल जीन को काम में लिया, एक स्पेशल जीन को काम में लिया। उस स्पेशल जीन का नाम था, उसको बोलते हैं रिपोर्टर जीन। उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टर जीन, उसको बोलते हैं रिपोर्टर जीन। और ये जो रिपोर्टर जीन होती है ये हमारी आइडेंटिफिकेशन कराने में हेल्प करती है कि कौन सी बैक्टीरिया की सेल के अंदर बाहर से आकर डीएनए ने अंदर एंट्री की है, मतलब कौन सी बैक्टीरिया की सेल रिकॉम्बिनेंट सेल बनाया। और इस रिपोर्टर जीन का एग्जांपल जो होता है वो आप पढ़ते हो लेक जेड जीन। लेक जेड जीन आपने बायोटेक में पढ़ा होगा, एक आपकी ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर ये आपको वहां आपने पढ़ रखा होगा, ज्यादा मैं इस पे बात नहीं करूंगा। तो ये जो रिपोर्टर जीन होती है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है कि यहाँ पर 1000 बैक्टीरिया की सेल ग्रो कर रही थी, उन 1000 में से किस बैक्टीरिया की सेल से बाहर से आकर डीएनए ने एंट्री की है, या वेक्टर किस में लेके घुसा है। तो ये हमें रिपोर्टर जीन क्या देती है, हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने सुना होगा इसमें जो रिपोर्टर होता है वो क्या बताता है, वो जहां पर जो घटना हुई है वो वहां जाके वहां की लाइव सूचना देता है, हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे ये हो चुका, हमें वो न्यूज मिलती है। तो जैसे रिपोर्टर उस जहां पे कोई एक्सीडेंट हुआ है वहां जाके हमें वहां की न्यूज देता है, तो रिपोर्टर हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये घटना कहाँ पर हुई है। उसी प्रकार से ये रिपोर्टर जीन हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि 1000 बैक्टीरिया में से किस बैक्टीरिया के अंदर बाहर से डीएनए ने आके एंट्री की है। तो हम आराम से इस बैक्टीरिया को पहचान जाएंगे, हम इस बैक्टीरिया को बाहर निकाल के हम इसके कल्चर और फिर हम इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो आया समझ में रिपोर्टर जीन क्या काम करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो तो यही पूछा था ना कि कौन सी ऐसी जो हमें आइडेंटिफिकेशन करने में, किसका आइडेंटिफिकेशन, रिकॉम्बिनेंट, जो रिकॉम्बिनेंट बनता है उसकी आइडेंटिफिकेशन में। तो हमने कहा जो रिपोर्टर जीन होती है वो इसमें काम आती है। लेग जेड इसका एग्जांपल है। अब देखो एक इसमें दे रखा एडेप्टर जीन, क्या दे रखा है, एडेप्टर जीन। अब देखो एडेप्टर जीन क्या होती है, ये एक स्मॉल एडेप्टर जीन स्मॉल सिंथेटिक डीएनए है। क्या है, स्मॉल सिंथेटिक डीएनए होता है, मतलब एक छोटा सा कृत्रिम डीएनए होता है, इसको हम खुद बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, इसका काम क्या होता है, तो आपको पता है एडेप्टर का मतलब होता है छोटे छोटे डीएनए को आपस में ये जोड़ने में काम आता है, मतलब ये छोटे छोटे जो डीएनए होते हैं उनको ये आपस में जोड़ने का कार्य करता है। लिंकर जीन करके ऐसी कोई जीन नहीं होती है, लिंकर डीएनए जरूर होता है जो आपने मोल बायो में पढ़ा होगा। दूसरी है एक्सप्रेशन जीन, ये भी आपने मोल बायो में पढ़ा होगा। ऐसी जीन जो आगे चल के प्रोटीन बनाती हो, और प्रोटीन जब बनेगा तो वो एंजाइम बनेगा, और एंजाइम बनेगा तो वो सेल अपना फिनोटाइपिक करेक्टर बताएगा, मतलब जो जीन एक्सप्रेस करती हो, फिनोटाइप करेक्टर बताती हो, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस जीन। तो लिंकर जीन ऐसी कोई जीन नहीं होती, लिंकर डीएनए होता है। तो आपको ये समझ में आ गया, इसका था रिपोर्टर जीन। लैब असिस्टेंट के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, रिपोर्टर जीन जो होती है और लैक जेड जीन होती है, मैंने आपको बता दिया। वहां ये पूछा हुआ कि लैक जेड जीन कौन सा एंजाइम बनाती है, वो आपने लैक ओपेरोन में मोल बायो में पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करो अब। नेक्स्ट
एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कृत्रिम वेक्टर या वाहक का एग्जाम्पल है, जो कृत्रिम वेक्टर या वाहक का एग्जाम्पल है? तो देखो, मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद आप इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको आता है, आप समझ लेना। देखो वेक्टर क्या होता है, पहले ये सोचो आप, वेक्टर का काम क्या है? ये देखो, ये है, जैसे हमने कहा वेक्टर, तो हमें पता है कि वेक्टर का काम होता है जो बाहर का जो फॉरेन डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए होता है, एक मिनट, जो हमारे पास जो फॉरेन डीएनए होता है, जो फॉरेन डीएनए होता है, इस फॉरेन डीएनए को मुझे ट्रांसफर करना है होस्ट के अंदर, है ना? यही होता है ना, मुझे अगर इस बाहर वाले डीएनए को मुझे अगर होस्ट सेल के अंदर डालना है, तो इसको यहां से इसमें लेके कौन आएगा? तो ये जो लाने का जो काम करता है आपके, यहाँ पर जो इसको लाने का काम करता है, क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको ये जो लाने का काम करेगा वो आपके करेगा वेक्टर। इसका मतलब मैं डीएनए को हम जीन भी बोल सकते हैं ना, फॉरेन जीन या वांछित डीएनए या डिजायर्ड डीएनए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ वेक्टर जो होता है वो जीन का वाइकल है। मतलब वाइकल उसको बोलते हैं जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ बस है, तो बस मैं बोल सकता हूँ कि वो ह्यूमन की व्हीकल है, मतलब वो मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाती है। यहाँ वेक्टर किसको लेके जा रहा है? डीएनए को एक स्थान से या एक सेल से दूसरी सेल में लेके जा रहा है, जीन को एक सेल से दूसरी सेल में लेके जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये जीन का व्हीकल है। आया समझ में? अब देखो, वेक्टर होते दो टाइप के, है ना? वेक्टर कितने होते हैं? दो टाइप के। एक आपके होता है नेचुरल वेक्टर, एक होता है नेचुरल वेक्टर, और एक आपके होता है आर्टिफिशियल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल वेक्टर जो होते हैं, जैसे इसका जब आप एग्जांपल देखोगे तो इसके एग्जांपल में आप पढ़ोगे प्लाज्मिड आता है ना, इसके एग्जांपल हम लोग प्लाज्मिड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लाज्मिड। नेचुरल वो होगा जो नेचुरल सेल में पाया जाता है, जो प्लाज्मिड होता है वो आपके बैक्टीरिया में पाया जाता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है, इस नेचुरल वेक्टर की कमियां ये होती है कि ये बड़े डीएनए को कैरी नहीं कर सकती है। ये जो स्मॉल डीएनए होता है, जो आपके स्मॉल डीएनए होता है, ये उसको ही कैरी कर सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट को अगर ह्यूमन जीनोम की लाइब्रेरी बनानी है या साइंटिस्ट को बड़े डीएनए को कैरी करना है, तो उसको बनाना पड़ा आर्टिफिशियल वेक्टर। क्या बनाना पड़ा? आर्टिफिशियल वेक्टर। अब आर्टिफिशियल वेक्टर साइंटिस्ट ने कहा बनाया? लैब के अंदर बनाया। कैसे बनाएगा आप सोचो। नेचुरल वेक्टर किससे बना होता है? तो आपको पता है कि सर ये प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। मतलब प्लाज्मिड एक प्रकार से डीएनए है, एक प्रकार से क्रोमोसोम है। तो जो आर्टिफिशियल वेक्टर होता है ये आपके क्रोमोसोम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? क्रोमोसोम से बनाया जाता है। क्यों बनाया गया? क्योंकि इसलिए बनाया गया कि नेचुरल वेक्टर में ये कमी थी कि ये बड़े डीएनए को कैरी नहीं कर सकता था। तो अगर जब हमें लार्ज डीएनए को कैरी करना हो, तो उस लार्ज डीएनए को कैरी करने के लिए हमें आर्टिफिशियल वेक्टर बनाने की नीड पड़ी। अब देखो, आर्टिफिशियल वेक्टर मुख्य रूप से जो क्रोमोसोम से बनते हैं वो आपके होते हैं तीन टाइप के। आर्टिफिशियल वेक्टर जो मुख्य रूप से क्रोमोसोम से बनते हैं वो आपके होते हैं तीन टाइप के, आपने पढ़ा होगा। एक होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एक होता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एक आपके होता है मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये तो होते हैं मेन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो प्योर तरीके से आर्टिफिशियल बने रखे हैं। अब यहाँ जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपका जो प्लाज्मिड है ये तो आपका नेचुरल है भाई, जो प्लाज्मिड यहाँ दे रखा है ये तो आपका नेचुरल है, ये तो प्राकृतिक रूप से सेल में पाया जाता है, तो इसका ये तो होगा नहीं। दूसरा दे रखा फेजमिड, फोजमिड और कॉस्मिड। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोचो, ये जो आर्टिफिशियल रूप से मुख्य रूप से प्योर आर्टिफिशियल वेक्टर तीन होते हैं, बैक, याक और एमएससी। इसको हम आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका निर्माण क्रोमोसोम से किया गया। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है ये जो बड़ा डीएनए होता है उस डीएनए को ये कैरी कर सकते हैं। अब आप सोचो यहाँ पर जो ये तो आपका नेचुरल हो गया। इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जो बड़े डीएनए को कैरी कर सकता है या जो बड़े डीएनए सेगमेंट को कैरी कर सकता है? तो बड़े डीएनए को सेगमेंट को कैरी करने वाला जो आपके वेक्टर हो जाएगा वो आपके होता है फोजमिड होता है। और इस फोजमिड का दूसरा ही नाम होता है, इसको हम बोलेंगे मॉडिफाइड, इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड बैक। क्या बोलते हैं हम? मॉडिफाइड बैक। बैक में थोड़ा बहुत चेंज करके ये मतलब
फॉस्फेट की तरह ये काम करता है। तो अगर आप बैक में थोड़ा इसको मॉडिफाई करोगे तो ये फॉस्फेट की तरह काम करेगा। आया समझ में? तो इसका जो आंसर होगा वो आपके हो जाएगा फॉस्फेट। अब सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ रखा है इस कॉस्मिड की खोज किसने की थी या कॉस्मिड शब्द किसने दिया, तो इसको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कि कॉस्मिड की डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट कौन था। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, अभी से कह रहा हूं मैं, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, केवल आरबीएससी की बुक के अंदर दे रखा है कि कॉस्मिड की खोज करने वाला भाई का नाम क्या था। उसके बाद फॉस्मिड, फॉस्मिड को हम क्या कहते हैं, ये एक मॉडिफाइड बैक होता है। मॉडिफाइड बैक मतलब एक प्रकार से आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। ये जो है ना, ये कॉस्मिड है, ये सभी, ये जो फेजमिड है, कॉस्मिड है, इनको भी साइंटिस्ट ने बनाया है आर्टिफिशियल रूप से। लेकिन जो फोजमिड होता है वो इसके साथ में सिमिलर ज्यादा होता है, इसलिए हम फोजमिड, अगर यहाँ पर ये ऑप्शन होता है ना बैक या अगर यहाँ जैसे अपन मान लेते हैं प्लाज्मिड के जगह आपके ऑप्शन होता बैक, बैक या ये कोई भी होता तो हमारा आंसर ये फोजमिड नहीं होकर हमारा आंसर ये होता। आया समझ में? तो यहाँ सबसे बेस्ट हमारा जो आंसर है वो हमारा होगा फोजमिड। और सेकंड ग्रेड में पूछ रखा है कॉस्मिड की खोज करने वाला साइंटिस्ट कौन था। आया समझ में? देख लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि कॉस्मिड की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है। इसको करो सोल्व। द एंजाइम यूज टू ब्रेक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। इसने पूछा है कि डीएनए को, मतलब एक ऐसा एंजाइम बताओ आप जो ब्रेक करता, मतलब तोड़ता हो, किसको तोड़ता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता हो। किसके अंदर होगा वो, डीएनए के अंदर होगा। और और वो कट कहाँ करेगा, उस डीएनए के अंदर स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर इसका आंसर देना। मतलब उसको स्पेसिफिक साइट पे वो कट करेगा। तो आपको जिसको आता है वो सोल्व कर लो, नहीं आता उसको मैं बता देता हूँ। अब आपने पढ़ा होगा कि सर जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए होता है, डीएनए किससे बना होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि डीएनए आपके बना होता है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंट है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब इसके अंदर ऐसा तो है नहीं केवल एक होता है, इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियोटाइड, मतलब मेनी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इसका मतलब इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और ये जो कई सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, ये जो कई सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो आपके बॉन्ड होता है फॉस्फो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। तो वापिस सोचो, इसको वापिस सुनो। डीएनए कई सारे न्यूक्लियोटाइड के आपस में मिलने से बनता है। डीएनए के जो कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड इनके बीच को इनको आपस में मिलाने का काम करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब अगर इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ना है तो इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने में दो एंजाइम काम करते हैं। इसको ध्यान से सुनो, देखो आपको समझ आएगा। इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को अगर मुझे ब्रेक करना है, अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, मुझे इसको तोड़ना है, तो यहाँ दो एंजाइम काम करेंगे। एक तो एंजाइम काम करता है एंडोन्यूक्लियस, दूसरा एंजाइम काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या दे रखा है, ये जो एंडोन्यूक्लियस होता है ये तो किसी भी स्थान पे कट कर सकता है। एंडोन्यूक्लियस डीएनए को मंद पड़े वहां से कट कर सकता है। लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये एंजाइम उसको मतलब एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर ही कट करेगा। आया समझ में? स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा। एंडोन्यूक्लियस किसी भी साइट पे कट कर सकता है। अब ये तो कट करने वाले, अगर मुझे इसको वापस, मतलब ये तो कट हो गया, अगर मुझे इस बॉन्ड को वापस बनाना है, अगर मुझे इस बॉन्ड को वापस जोड़ना है, तो कौन करेगा, तो इस बॉन्ड को वापस बनाने का जो काम करेगा वो आपके करेगा लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम करेगा, लाइगेज एंजाइम। लाइज क्या है, तो लाइज आपने एंजाइम के अंदर पढ़ा होगा, ये एक एंजाइम की क्लास होती है जो डीएनए को ब्रेक करने में काम नहीं आती है। क्योंकि लाइज एंजाइम भी, ये भी किसी एक ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करता है, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया उसको ब्रेक करता है। तो आपने एंजाइम भी पढ़ा होगा, एक एंजाइम की क्लास है लाइज जो ब्रेक डाउन का कार्य करता है, लेकिन ये डीएनए को नहीं ब्रेक करता है। तो आपको समझ आया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने में दो एंजाइम काम आते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस किसी भी स्थान से कट कर सकता है, लेकिन आपने देखा होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा। और अगर इस बॉन्ड को वापस बनाना है तो इस बॉन्ड को वापस बनाने में आपके काम होता है लाइगेज एंजाइम का। इसने पूछा था विशिष्ट स्थल पे कौन सा कट करता है, तो आपके हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। प्लांट डिजीज विच डेवलप ड्यू टू द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करो इसको।
तो इसका राइट आंसर मुझे आप, जिसको आता हो वो इसको सोल्व कर लो, नहीं आता उसको मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं आपको स्लाइड में पूरे बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में। अब यहाँ एक शब्द आया नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, नेचुरल, यही है ना, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, सही है, यही है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। प्राकृतिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी, यही है ना, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है, अब देखो, या मैं इसको बलिता कर दूं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। अब देखो अगर मैं इसको अभी कट कर लूंगा ना ये नेचुरल को, तो शब्द क्या बना, जेनेटिक इंजीनियर। जेनेटिक इंजीनियर का मतलब आनुवांशिक अभियांत्रिकी, या अब इंजीनियर का मतलब आपको पता है ना भाई, जिसको टेक्निकल, जिसको टेक्निकल जानकारी ज्यादा उसको हम इंजीनियर बोलते हैं। और जेनेटिक इंजीनियर का मतलब ये हो गया कि मतलब साइंटिस्ट के द्वारा जब किसी के डीएनए के अंदर या जीन के अंदर कुछ हेर फेर किया जाता है उसको हम बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियर। वापिस सुनना, अगर मैं नेचुरल आगे नहीं बोल रहा हूँ, तो अगर मैं बोल रहा हूँ जेनेटिक इंजीनियर, तो जेनेटिक इंजीनियर का मतलब साइंटिस्ट के द्वारा जब किसी जीव के डीएनए के अंदर हेराफेरी की जाती है उसको हम बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियर। वह इंजीनियर कौन है, साइंटिस्ट है। किसमें चेंज कर रहा है, उसकी जेनेटिक मटेरियल में। अब मैंने यह सब लगाया नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब यहाँ किसी भी प्रकार के साइंटिस्ट की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अब देखो, अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार के साइंटिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती तो यहाँ काम कौन करता है, यहाँ एक बैक्टीरिया है जो नेचुरल रूप से जैसे साइंटिस्ट काम कर रहा था वैसे के वैसे बैक्टीरिया काम करता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है, आपने सुना होगा, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफिशियंस, टूमीफेसियंस। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। अब ये लैब में पूछा हुआ है कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के नाम से कौन सा बैक्टीरिया जाना जाता है, तो कौन सा बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। इसको हम क्यों बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, इसको हम इसलिए बोलते हैं, इस बैक्टीरिया के अंदर कैपेसिटी होती है, ये जो अपना डीएनए है, इसका जो अपना जो डीएनए होता है इस बैक्टीरिया का, इसके अंदर कैपेसिटी होती है, इसमें ये टेक्निक होती है कि अपने डीएनए को ये खुद प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। क्या है, ये अपने खुद के डीएनए को प्लांट सेल के अंदर क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए हम इसको बोलेंगे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियर जो आपके साइंटिस्ट द्वारा लैब में किया जा रहा था, वही काम अब साइंटिस्ट क्या काम कर रहा था, साइंटिस्ट बाहर से डीएनए को लाके जीन को डाल के किसी सेल में डाल रहे थे, वही काम ये बैक्टीरिया खुद कर रहा है, यहाँ किसी बाहर से किसी साइंटिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये खुद अपने डीएनए को प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए हमने इसको बोला नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, ये जो बैक्टीरिया होता है इस बैक्टीरिया के अंदर इसका एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। इसको हम क्या बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड। इस बैक्टीरिया के अंदर खुद का प्लाज्मिड है जिसको बोलेंगे टीआई प्लाज्मिड। टीआई की फुल फॉर्म है, टी का मतलब ट्यूमर, आई का मतलब इंड्यूसिंग। अब इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर पाया जाता है इसका एक टी डीएनए। इसमें क्या पाया जाता है, टी डीएनए पाया जाता है। ये जो टी डीएनए होता है इसमें टी का मतलब है ट्यूमर। तो ऐसा प्लाज्मिड, ऐसा डीएनए जो ट्यूमर बनाता हो। अब ये ट्यूमर कहाँ बनाएगा, आगे बताऊंगा। ट्यूमर बनाता हो, आपको पता है अभी ट्यूमर कहाँ बनता है, कैंसर में बनता है। तो जब ट्यूमर बनता है तब क्या होगा, सेल डिवीजन ज्यादा होगा। जब ट्यूमर बनेगा तब सेल डिवीजन ज्यादा होगा, सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो सेल ज्यादा बनेगी। तो बैक्टीरिया के अंदर जब सेल की संख्या ज्यादा बढ़ती है, या जब बैक्टीरिया का जो कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं क्राउन गोल डिजीज। उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन गोल डिजीज। उसको हम बोलते हैं क्राउन गोल डिजीज, क्राउन गोल डिजीज। और ये आपके मैक्सिमम आपके ये होती है डाइकोट के स्टेम में। किसमें होती है, डाइकोट के स्टेम के अंदर ये होती है। तो ये तो हमारा था क्वेश्चन था कि एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस के द्वारा कौन सी डिजीज होती है, तो आपके क्राउन गोल डिजीज जो होती है ये आपके इसके द्वारा होती है। और किसमें होती है, डाइकोट के स्टेम में होगी। अब देखो डिजीज होती कैसे है। अब जैसे ये हमारा था इसका प्लाज्मिड है ना, ये इसका प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड का जो ये इतना पार्ट है, ये इसका टीआई प्लाज्मिड है, ये इसका टीआई प्लाज्मिड है। इस टीआई प्लाज्मिड का तो ये जो इतना पार्ट है ये इसका टी डीएनए, ये इसका कौन सा डीएनए, टी डीएनए। इस टी डीएनए के अंदर कैपेसिटी है ट्यूमर बनाने की, मतलब कैंसर करने की।
अब जब ये खुद अपने प्लाज्मिड को किसी प्लांट सेल में ये ट्रांसफर कर सकता है, मतलब इसके अंदर खुद की कैपेसिटी है, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ये किया कि यहाँ का ये जो टीडीएनए है जिसके अंदर ट्यूमर बनाने की कैपेसिटी थी, उन्होंने यहाँ से इसको हटा दिया और इसकी जगह पे इन्होंने कोई दूसरा लाके जीन डाल दिया, जिस जीन की हमें आवश्यकता थी प्लांट के अंदर, इन्होंने ये दूसरा जीन डाल दिया। अब इस बैक्टीरिया के अंदर तो इस बैक्टीरिया को तो ये पता नहीं पड़ रहा ना मेरे टीडीएनए को हटा दिया, उसकी जगह कोई दूसरा जीन डाल दिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड को वापस ये प्लांट सेल में ट्रांसफर करता है, क्योंकि ये इसकी नेचुरल प्रोसेस है। तो हमारे को फायदा ये हो गया कि हमने तो हमारे को जिस जीन की आवश्यकता थी, हमने उस जीन को प्लांट सेल में ट्रांसफर कर दिया। आया समझ में? इसको हम ऐसे यूज में लेते हैं। तो ये तो आपके हो गया क्राउन गोल्ड डिजीज। जो क्राउन गोल्ड डिजीज होती है, ये तो होती है डाइकोट के स्टेम के अंदर। अब एक बैक्टीरिया और है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। क्या नाम है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। मतलब जीनस सेम है, स्पीसीज अलग है। इसके द्वारा क्या होता है, इसमें एक प्लाज्मिड पाया जाता है, उस प्लाज्मिड का नाम है आर आई प्लाज्मिड। क्या नाम है? आर आई प्लाज्मिड। आर का मतलब रूट, आई का मतलब रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये क्या करता है, इसके अंदर आर आई प्लाज्मिड जो होता है, जब ये बैक्टीरिया अपने इस आर आई प्लाज्मिड को प्लांट की सेल में डालता है, जब ये बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड को प्लांट की सेल में डालता है, तो प्लांट की सेल में ये रूट इंड्यूस, मतलब ये रूट की संख्या ज्यादा बनती है, तो उस प्लांट के अंदर रूट के नंबर जो है वो आपके बढ़ जाते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, रूट इंड्यूसिंग, मतलब रूट की बनाने की, रूट ज्यादा बनती है। अब आप सोचो अगर किसी प्लांट में रूट अगर ज्यादा बन रही है, तो ये आपको ऐसे लग रहा है ये जैसे हेयर बने ज्यादा, है ना? जैसे यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो यहाँ जो डिजीज होगी उसको हम बोलेंगे हेरी डिजीज। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं हेरी डिजीज बोलते हैं। तो ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि रूट के अंदर हेरी डिजीज किस बैक्टीरिया द्वारा होती है, तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस के द्वारा होती है। और स्टेम के अंदर क्राउन गोल्ड डिजीज किसके द्वारा होती है, तो आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा होती है। इसमें हम टीआई प्लाज्मिड को काम में लेते हैं। और आपके ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि जब साइंटिस्ट को किसी प्लांट की सेल के अंदर किसी फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करना है, तो वह वेक्टर के रूप में क्या काम लोगे, तो जब प्लांट सेल में आपको वेक्टर के रूप में काम में लेना पड़ेगा टीआई प्लाज्मिड। अगर एनिमल सेल के अंदर अगर आपको किसी डीएनए को ट्रांसफर करना है, तो वहां आपको काम लेना पड़ेगा रेट्रोवायरस। और अगर आपको बैक्टीरिया की सेल में ट्रांसफर करना है, तो वहां पर आपको काम में लेना पड़ेगा प्लाज्मिड। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ये क्राउन गोल्ड डिजीज। आया समझ में? ये जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, ये आपके कोज करता है फाइटोप्लाज्मा है। उसके बाद सिट्रस कैंकर है, ये आपके जेंथोमोनास बैक्टीरिया होता है वो करता है। जो विशेष ब्रूम होता है, मतलब लीफ स्टेम के ऊपर कई सारी लीफ आती है, उसको हम बोलते हैं विशेष ब्रूम बोलते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी है बताओ? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ट्रांसजेनिक काउ के बारे में आप सबको पता होगा। तो आपको पता है इसका क्या हो जाएगा, रोजी हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ इसके अंदर कौन सा जीन डाला गया था, तो इसमें एक जीन डाला गया था जिसका नाम था एल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। कौन सा जीन डाला गया? एल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, इसमें जीन डाला गया था। जब इस जीन डाला गया, ये जीन क्यों डाला गया, तो इस जीन के फलस्वरूप क्या हुआ, इस जीन के फलस्वरूप इस गाय का जो दूध था, उसके मिल्क के अंदर प्रोटीन की मात्रा क्या हुई, बढ़ गई। प्रोटीन की मात्रा इंक्रीज हो गई। कितनी बढ़ी, तो आपकी बुक एनसीईआरटी में दे रखा है कि लगभग प्रोटीन इसके अंदर 2.4 ग्राम पर लीटर, इतना प्रोटीन बढ़ा था। तो इस जीन का नाम ध्यान रखना, एल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन जीन। अब यहाँ एक नाम दे रखा आपके, ये एक आ रहा, एक आपका नाम आया डोली के बारे में। किसका नाम आया? डोली के बारे में। तो जब डोली की बात आती है, आपको पता है डोली क्या है, एक सीप है ना। डोली एक क्लोन सीप है। कैसी सीप है? क्लोन सीप है। अब इसको समझो, हमारी बायोटेक के अंदर अभी तक सीप जो होती, दो मतलब दो सीप को बनाया गया। कितनी सीप बनाई गई है? दो भेड़ बनाई गई है। एक तो हमारे पास बनाई गई है क्लोन सीप, क्लोन सीप जो आपकी डोली है, इसका तो एग्जाम्पल होगा डोली। इसका एग्जाम्पल क्या है? डोली भेड़ है। अब एक दूसरी सीप, उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक सीप। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रांसजेनिक सीप। ट्रांसजेनिक सीप, इसको हमने बोला आपके ट्रांसजेनिक सीप बोलते हैं ना, ट्रांसजेनिक सीप।
अब देखो इसका एग्जाम्पल होता है ट्रेसी बेड। इसका एग्जाम्पल क्या, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, जो ट्रेसी सीप होती है, ये एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक सीप का। अब देखो ट्रांसजेनिक का मतलब क्या, मैंने आपको अभी बताया था ना, ट्रांसजेनिक का मतलब जैसे ये कोई सेल है, हमने बाहर से कोई दूसरा डीएनए डाल के इस सेल के अंदर हमने इस सेल के डीएनए को मॉडिफाई किया, उसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक सीप। तो आपके ट्रांसजेनिक सीप का एग्जाम्पल है ट्रेसी बेड। ये क्यों बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी, इसके द्वारा ह्यूमन प्रोटीन बनाया गया था। किसके क्या बनाया गया था, इसके द्वारा ह्यूमन प्रोटीन का निर्माण किया था। वो जो ह्यूमन प्रोटीन बनाया था, वो ह्यूमन प्रोटीन जो लंग्स की डिजीज थी, जिसको हम एम्फाइसीमा बोलते हैं, उसके उपचार में ये काम आया था। अब जो डोली वेड होती है, ये जो डोली वेड किसने बनाई थी, तो आपने पढ़ा होगा इयान विल्मोट ने बनाई थी। ये डोली वेड जो, अब देखो इस डोली के ऊपर क्वेश्चन क्या रखा है, डोली के ऊपर क्वेश्चन ये आ रखा था, चार नीचे ऐसे है ना, ये जैसे नाम दे रखे, ऐसे नाम दे रखे थे। फिर क्वेश्चन क्या पूछा, आप देखो सेम ऑप्शन है, क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं है। क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं है। तो डोली का जो निर्माण किया गया था, इस डोली भेड़ का जो निर्माण किया गया था, वो आपके न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक द्वारा किया गया था। न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक द्वारा इसका निर्माण किया, मतलब न्यूक्लियस को ट्रांसफर करके दूसरी सेरोगेट मदर में डाला गया था। तो ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं है ये, इसका निर्माण न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसलिए हम इसको ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं मानते हैं, क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल की डेफिनेशन है जिसमें आप बाहर से दूसरा जीन डाल के आप उसके जीन को मॉडिफाई कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। इसमें किसी भी प्रकार का बाहर से कोई जीन नहीं डाला गया था, केवल न्यूक्लियस का ट्रांसफर किया गया था और क्लोन तैयार किया गया था। तो डोली ट्रांसजेनिक बेड, ट्रांसजेनिक एनिमल का एग्जाम्पल नहीं है, डोली आपके एग्जाम्पल है क्लोन सीप का, और इसका निर्माण किया गया था न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक द्वारा। फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2 बार पूछ रखा है, अभी लास्ट वाले में पूछा, सेकंड ग्रेड में भी 1 या 2 बार पूछ रखा, सीधा पूछ रखा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक का एग्जाम्पल नहीं है। आया समझ में। अगला है व्हेन ए फॉरेन डीएनए सेगमेंट इज इंसर्टेड इनटू डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड। नॉर्मल क्वेश्चन है, वापस वही आ गया कि जब एक फॉरेन डीएनए को आप वेक्टर में डालोगे तो वो क्या बनेगा, तो आपको पता है वो क्या बनेगा, आपका काइमेरिक डीएनए बनेगा। क्या बनेगा, काइमेरिक डीएनए। अब इसमें दे रखा है एक ट्रांसपोजोन। तो देखो ट्रांसपोजोन का मतलब क्या है, ट्रांसपोजोन का मतलब होता है जैसे ये एक कोई न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये पूरी सेल है, ये इसका एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसे जीनोम पाया जा रहा है, ये होता है इसका जीनोम है। अब ट्रांसपोजोन क्या होता है, ट्रांसपोजोन का मतलब यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पर जैसे ये एक कोई ट्रांसपोजोन पाया जा रहा है। अब ट्रांसपोजोन का मतलब है एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट या एक ऐसा जीनोम का सेगमेंट जो इस पूरे जीनोम के अंदर मूव कर सकता है। ये कभी यहाँ से कूद के यहाँ आ जाता है, कभी ये यहाँ से छलांग लगा के यहाँ आ जाता है, मतलब जीनोम का ऐसा सेगमेंट, जीनोम का ऐसा सेगमेंट जिसके अंदर मूवमेंट करने की क्या होती हो, कैपेसिटी होती हो। या मैं ऐसा कह सकता हूँ डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो पूरे जीनोम के अंदर मूव कर सकता है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोजोन। अगला है प्रोमोटर। क्या है, तो प्रोमोटर जो होता है ये आपको पता है डीएनए का एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है। यहाँ पर आके आपके आरएनए, यहाँ पर आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होके आपके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, ये काइमेरिक। सटल वेक्टर क्या है, तो आपने पढ़ रखा होगा, सटल वेक्टर वो होता है जिसके अंदर 2 अलग अलग होस्ट के अंदर इनमें रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी होती हो। जैसे हमारा एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एक वेक्टर है, प्लाज्मिड के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो केवल बैक्टीरिया के अंदर जाकर ही अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब केवल एक होस्ट के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकता है। लेकिन सटल वेक्टर का मतलब ये है ऐसा वेक्टर जिसके अंदर 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रेप्लिकेशन करने की पावर होती हो। अब रेप्लिकेशन 2 अलग अलग में क्यों करेगा, क्योंकि सटल वेक्टर के पास में 2 अलग अलग बैक्टीरिया, सॉरी 2 अलग अलग जीवों की 2 अलग अलग जीवों की ओआरआई साइट होती है। आपने पढ़ा होगा ओआरआई साइट, ओआरआई साइट, ओआरआई साइट, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। तो इसके पास में ये 2 प्रकार की होती है, इसलिए जब इसके पास 2 प्रकार की ओआरआई साइट होती है, तब ये जो सटल वेक्टर होता है ये यीस्ट के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको कोलाई यानी आप इसको बैक्टीरिया में भी काम में ले सकते हो। मतलब इसी वेक्टर से आप
इस ई कोलाई में भी आप कोई जीन डाल सकते हो, इसी वेक्टर द्वारा आप यीस्ट में भी डाल सकते हो। लेकिन अगर मैं प्लाज्मिड को काम में लेता, तो इसके द्वारा मैं केवल बैक्टीरिया में ही डाल सकता था। आया समझ में? इसको हम बोलेंगे सटल वेक्टर। क्वेश्चन क्या था हमारा? अच्छा ये था, इसका आंसर है काइमेरिक डीएनए। देखो तीसरी बार क्वेश्चन आया इस आपके काइमेरिक डीएनए। इससे पहले पूछा था कि काइमेरिक डीएनए का दूसरा नाम क्या है, तो हमने कहा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसका दूसरा नाम होता है। इसको सोल्व करो। नेम द टेक्निक विच इज यूज्ड टू एनहांस द शेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो। ये आपके 2000 इस जो अभी वाला तो 2022 वाले एग्जाम में आ रखा है ये क्वेश्चन। 2022 वाले में आ रखा है। देखो मैं समझाता हूँ इसको आपको। आपने देखा होगा कि जैसे आप मंडी गए, आप मंडी से टोमेटो लेके, आप क्या लेके आए मंडी से? 1 किलो आप टोमेटो लेके आए। आपने देखा 2-3 दिन बाद में, मैं कह सकता हूँ मतलब जल्दी में, 2 दिन बाद में, मतलब 2-3 दिन बाद में आपने देखा ये सॉफ्ट हो गया। ये क्या हो गया? मतलब मुलायम हो गया। जब ये सॉफ्ट हो गया तो आपने देखा ये क्या हो गया? ये खराब हो गया। क्या हो गया? खराब हो गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है ये खराब क्यों हुआ? अगर मुझे इसको खराब होने से बचाना तो मैं क्या करूं? मैं इसको सॉफ्ट, सॉरी, मतलब ये जल्दी सॉफ्ट हो जाता है टमाटर 2-3 दिन में, और फिर ये जब सॉफ्ट होता है तब वो खराब हो जाता है। ये खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सॉफ्ट हो रहा है। ये सॉफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जल्दी से पक रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक एंजाइम काम करता है। यहाँ पर एक कोई एंजाइम काम करता है, राइपेनिंग एंजाइम। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसको हम बोलेंगे राइपेनिंग एंजाइम। ये एंजाइम एक्टिव होता है। ये एंजाइम क्या होता है? एक्टिव होता है। जब ये एंजाइम एक्टिव होता है तो ये टमाटर को क्या कर देता है? सॉफ्ट कर देता है। ये क्या करता है? टमाटर को सॉफ्ट करता है। जब टमाटर को सॉफ्ट करता है तो टमाटर खराब हो जाता है। इस एंजाइम का नाम क्या? ये क्वेश्चन में इस आपके फर्स्ट ग्रेड पूछ रखा है। इस एंजाइम का आपके नाम होता है पॉली गैलेक्टोयूरोनेज। इस एंजाइम का नाम ध्यान रखना। आपके इसमें ये पीवाईक्यू है ना, सीधा पूछ रखा है कि टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए या टमाटर को पकाने के लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है? तो पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब आप देखो ये एक प्रकार का एंजाइम है। अब मुझे बताओ एंजाइम किससे बनता है? तो आपको पता है कि एंजाइम बनता है प्रोटीन से बनता है। मुझे बताओ प्रोटीन किससे बनता है? तो आपको पता है कि सर प्रोटीन जो बनता है, जो प्रोटीन बनता है वो आपके आरएनए से बनता है। आरएनए किससे बनता है? तो आपको पता है कि जो आरएनए बनता है वो डीएनए से बनता है। किससे बनता है? डीएनए से बनता है। अब अगर मैं आरएनए को इससे आगे वाली यहाँ वाली प्रोसेस का नाम क्या है? तो आपको पता है सर यहाँ जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हम क्या बोलते हैं? उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब अगर मैं इस आरएनए को यहाँ से मैं रोक देता हूँ, कैसे भी करके मैं आरएनए को इनएक्टिव कर देता हूँ, तो आगे वाली प्रोसेस नहीं होगी। इसको आप इधर अब समझो, यहाँ पे इसको वापिस समझो। यहाँ जैसे ये हमारा कोई डीएनए था, डीएनए से हमारा ये आरएनए बन गया। जैसे ये हमारा कोई आरएनए बन गया, मैंने देखा कि इस आरएनए के ऊपर सीक्वेंस पाई जा रही है। जैसे यहाँ पर पाया जा रहा साइटोसिन, यहाँ पाया जा रहा एडिनिन, यहाँ पाया जा रहा यूरेसिल, यहाँ पाया जा रहा गुआनिन। मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ये कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से आगे चल के क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। कैसे बनेगा? इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर यहाँ आके आपके बाइंड हो जाए। कौन बाइंड होगा? यहाँ आके आपके राइबोसोम बाइंड होगा। ये होता है ना भाई, राइबोसोम बाइंड होता है। राइबोसोम आगे चलता जाएगा और प्रोटीन का निर्माण होगा। राइबोसोम कहाँ बाइंड हो रहा है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पे राइबोसोम बाइंड हो सकता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पे राइबोसोम बाइंड हो सकता है। लेकिन मुझे इस प्रोसेस को रोकना है। मुझे इस प्रोसेस को इसलिए रोकना है क्योंकि ये आगे चल के एंजाइम बना रही है, राइपेनिंग एंजाइम बना रही है। ये एंजाइम मतलब पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बन रहा है, जो एंजाइम टमाटर को खराब कर रहा है। तब मैं क्या करूंगा? मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा आरएनए लेके आऊंगा। ये जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, इसको हम बोलते हैं सेंस आरएनए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे सेंस आरएनए। अब मेरे पास एक दूसरा एंजाइम है। अब मेरे पास एक दूसरा एंजाइम है, जो दूसरा सॉरी, मेरे पास एक दूसरा आरएनए है। उस आरएनए की सीक्वेंस है, इधर आएगा साइटोसिन, इधर आएगा यूरेसिल, इधर आएगा एडेनिन, ये आएगा साइटोसिन। कहने का मतलब अब ये जो आरएनए था ये आपके आरएनए बन गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। कैसा बन गया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम बाइंड नहीं कर सकता है।
जब राइबोसोम यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो ये इसको ज्यादा सॉफ्ट नहीं करेगा, जब इसको सॉफ्ट नहीं करेगा तो ये ज्यादा जल्दी खराब नहीं होगा। आया यहाँ तक समझ में? अब देखो, इसको हमने बोला सेंस आरएनए, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसको बोला सेंस आरएनए। इसके जो ऑपोजिट था, इसके जो ऑपोजिट जो दूसरा ये रेड वाला आरएनए है, इसको हम बोलते हैं एंटी आरएनए, इसको हम बोलते हैं एंटी सेंस आरएनए। इस टेक्निक का नाम क्या हुआ? सेंस आरएनए तथा एंटी सेंस आरएनए, मतलब सेंस तथा एंटी सेंस आरएनए टेक्निक। क्या काम आ रही है? इसको मतलब हमने टमाटर को खराब होने से बचा लिया। अब आपने पढ़ा होगा फ्लेवर सेवर टोमेटो, तो जो फ्लेवर सेवर जो टोमेटो बनाया था, इसी टेक्निक को यूज लेके बनाया था। क्यों बनाया? इस एंजाइम को बनने से रोकने के लिए। अब देखो आप, तो ये देखा ना, नेम द टेक्निक, वो टेक्निक कौन सी है? उस टेक्निक का नाम है एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। एंटी सेंस यानी सेंस के ऑपोजिट वाला। फिर अगला दे रखा है आपके रॉबर्टसोनियन ट्रांसफर। ये आपने जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा या मोल बायो में पढ़ा होगा। मतलब कई छोटे छोटे क्रोमोसोम जब आपस में फ्यूज होते हैं उसको बोलते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसफर। एक्स विवो जीन ट्रांसफर ये नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मोलिकुलर फार्मिंग का मतलब क्या? आपने कई बार सुना होगा मोलिकुलर फार्मिंग। तो मोलिकुलर फार्मिंग का मतलब होता है, आपके पास कोई प्लांट है, आप अगर उस प्लांट को यूज में ले रहे हो मेडिसिन बनाने के लिए, अगर आप उस प्लांट को यूज ले रहे हो मेडिसिन के अंदर, आप उस प्लांट को आप वैक्सीन बनाने में काम ले रहे हो, या आप उस प्लांट को कुछ और भी मतलब कोई जैसे इंडस्ट्रियल काम में, इंडस्ट्रियल यूज में ले रहे हो, इस टेक्निक को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मिंग। इस प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में चेंज करके इसको मेडिसिन में काम लेना, वैक्सीन में काम लेना या इंडस्ट्री में काम लेना, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मिंग। आया समझ में? इसका था एंटी सेंस आरएनए। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, एक बार शायद सेकंड ग्रेड के अंदर या शायद या मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ रखा है, या तो पूछ रखा था कि एंटी सेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा, सॉरी क्या क्वेश्चन, हाँ, ये जो एंटी सेंस जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आपके दो प्रकार की अभी तक प्रोसेस हुई है। हमने एक तो यहाँ पढ़ लिया कि जो एंटी सेंस टेक्नोलॉजी होती है, इसके द्वारा हमारा जो फ्लेवर सेवर होता है वो हमारा टोमेटो बनाया गया। अब मुझे आप ये बताओ, इसके द्वारा एक और कुछ भी बनाया गया है, मैं बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा टोबैको प्लांट होता है, एक टोबैको प्लांट है। इस टोबैको प्लांट की इसकी जो रूट होती है उसमें इन्फेक्शन करता है, एक निमेटोड्स करता है। मुझे कमेंट बॉक्स में निमेटोड का नाम बताना। ये जो निमेटोड इसकी रूट में इन्फेक्शन करना है, रूट में इन्फेक्शन करता है। रूट में इन्फेक्शन करने से इस टोबैको प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सी टेक्निक काम आई थी? इस इन्फेक्शन को भी रोकने के लिए, निमेटोड्स को काम करने से रोकने के लिए भी आपने साइंटिस्ट ने एंटी सेंस टेक्नोलॉजी को काम में लिया था। आया समझ में? इसको हम बोलते हैं एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। और इस टेक्निक का दूसरा नाम एक और है, इस एंटी सेंस टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम होता है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। क्या नाम है? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। इसको इंटरफेरेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आरएनए लेवल के ऊपर अब आरएनए की एक्टिविटी को आप रोक रहे हो, इसलिए हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। इसी टेक्निक का दूसरा नाम है जीन साइलेंसिंग टेक्निक। आगे जस्ट इसके आगे एक क्वेश्चन आएगा कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक क्या है, तो वहां पर उसका आएगा कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का तो दूसरा नाम है वह जीन साइलेंसिंग टेक्निक, या हो जाएगा एंटी सेंस टेक्निक। ये तीनों एक ही टेक्निक है। इसको आरएनए इंटरफेरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आरएनए के लेवल के ऊपर आप ये सब कुछ कर रहे हो, इसलिए आपने इसको आरएनए इंटरफेरेंस बोला। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, अगले को। डीएनए को काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं, तो आपको पता है डीएनए को काटने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज? इको आ रही, ये 2022 वाला क्वेश्चन है, मैं इसको गलत करके आया था क्योंकि हमारी बुकों के अंदर ये पूरा दिए हुए नहीं होता, इसलिए। करो इसको सोल्व, क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब देखो, मैं इस एंजाइम को मेरे पास एंजाइम है इको R1, मैंने इस एंजाइम को खोला ई, उसके बाद आपको पता है ये CO, इसके बाद दे रखा R, उसके बाद दे रखा E1, इसके बाद यहाँ दे रखा 1 है ना। अब देखो, ई का मतलब आपको पता है इसेरिया, इसेरिसिया, ये इस बैक्टीरिया के जीनस का नाम है। को का मतलब आपको पता है, CO का मतलब है कोलाई, ये इसका स्पीसीज हो गई।
आर जो होता है ये इसका स्ट्रैंड है, इसके स्ट्रैंड का पूरा नाम होता है RY13। और ये जो है ये फर्स्ट एंजाइम है ना, ये फर्स्ट एंजाइम। अब देखो हमारी बुक के अंदर इस ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इको आर आई, उसका नाम केवल इतना दे रखा होता है ना, हमारी बुक में इसका नाम केवल इतना दे रखा होता है और कुछ भी नहीं दे रखा होता है। लेकिन आपको पता है कि इस ई का मतलब क्या है, इस ई का मतलब है इसेरिया, मतलब इस ई का मतलब इसेरिसिया, ये इस बैक्टीरिया की जीनस का नाम है। आपको पता है सीयू का मतलब क्या है, कोलाई, इसकी स्पीशीज का नाम ये वहां से लिया गया है। इसका मतलब अब इसमें आगे आर आता है, इस ये जो आर है ना ये इसका स्ट्रैंड है, ये क्या है इस बैक्टीरिया का क्या स्ट्रैंड है, ये इस बैक्टीरिया का क्या स्ट्रैंड है। अब ये जो स्ट्रैंड है हमने इसके पूरे स्ट्रैंड का नाम है RY13, लेकिन हमने इसके नोमेनकल्चर के अंदर केवल इस आर को यहाँ पे लिखा है। पीछे वाले नाम को हमारी किसी बुक में हमारे को देखने को नहीं मिलता, जो हम लोग पढ़ते हैं अमूमन एनसीईआरटी में, या आप जो कोई मॉड्यूल पढ़ते हो कहीं किसी कोचिंग में पढ़ते हो, वहां पे ये कोई नहीं पढ़ा पाता है कि मतलब इसके स्ट्रैंड का नाम क्या है, इसके इस स्ट्रैंड का इस पूरे स्ट्रैंड का नाम है RY13। और इस एक का मतलब है इस इसेरिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये सबसे पहले खोजा गया ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, मतलब इसकी डिस्कवरी नंबर सबसे पहली थी। तो ये आप ध्यान रखना, इस आर का पूरा नाम क्या है, RY13। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो। इसने पूछा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम इको आर आई का स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत क्या होगा, ये आपके RY13, इसका स्रोत ये होगा। ध्यान रखना यहाँ आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ एक्स दे रखा है, ये RY13 इसका स्रोत है। अब आपके मन में अक्सर स्ट्रेन क्या होता है, अब मैं समझाता हूँ। जैसे एक क्लास है, एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ उस क्लास के अंदर 50 अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन है। उसी प्रकार से बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे ये अपने आप में इस ई कोलाई का ये RY स्ट्रेन है, ये ई कोलाई का RX स्ट्रेन है, इस प्रकार से अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। आया समझ में। तो इस ई कोलाई का जो सोर्स होता है, जो इसका सोर्स होता है वो RY13 होता है। अब हमारी दिक्कत क्या होती है कि हमारी जो बुक होती है उसके अंदर केवल आर दे रखा होता है, उसके साथ नहीं वाई तेरा नहीं दे रखे है, क्योंकि इसके हमने पढ़ा है कि नोमेनकल्चर के अंदर जो फर्स्ट वाला होता है लेटर उसको हम लिखते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। बीटी एंडोटॉक्सिन क्राई इज इनएक्टिव अगेंस्ट, बीटी टॉक्सिन जो होता है ये किसके अगेंस्ट होता है, तो आपको इसका पता ये लेपिडोप्टेरॉन्स के अगेंस्ट होता है। अब देखो यहाँ पे एक दे रखा है आपके कोलियोप्टेरॉन्स, ये आपके अगेंस्ट होता है CRY3 के, किसके होता है CRY3 के अगेंस्ट होता है, तो इसका हो जाएगा लेपिडोप्टेरॉन। ये आपने सब पढ़ रखा होगा बीटी टॉक्सिन क्या होता है, किस इसमें BOT का मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिलस, इसका मतलब है थूरियन जेनेसिस, इससे एक जीन निकलता है बीटी जीन, उस जीन को हम क्राई जीन बोलते हैं। उस बीटी जीन से आगे चल के एक क्राई प्रोटीन बनता है, वो क्राई प्रोटीन जब उसको इंसेक्ट खाता है तो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, क्योंकि इंसेक्ट के अंदर उसकी जो एपिथेलियम जो टिश्यू होती है, उसकी आंत के अंदर जो उपकला कोशिकाएं होती है वहां पर पोर बन जाते हैं, इसलिए उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। अब किसी एग्जाम के अंदर मुझे याद आ रहा शायद कोई यूपी या MP का था, प्रोफेसर वाला एग्जाम, उसमें पूछ रखा था कि जो बीटी कॉटन का जो प्लांट तैयार किया गया था ये किसके विरुद्ध था, या ये इसके अंदर किसके प्रति रेजिस्टेंस था। तो उसमें ऑप्शन था कि इंसेक्ट के प्रति था, या किसी वायरस के प्रति था, या किसी बैक्टीरिया के प्रति था। तो हमें पता है कि ये इंसेक्ट के प्रति बनाए गए थे। बीटी कॉटन इंसेक्ट के प्रति इनमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड, मतलब रेजिस्टेंस इनमें प्रोड्यूस किया गया था। तो ये लेपिडोप्टेरा ये इंसेक्ट के ऑर्डर का नाम है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। विथ रिगार्डेड टू होमुलिन इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन, होमुलिन के बारे में पूछा है। ये लो मैं इसको यहाँ ऊपर करता हूँ, अब सॉल्व करो। फर्स्ट दे रखा सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, क्या पूछ रखा है, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय rDNA टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, इसे कट हो गया ना, ये नहीं बढ़ना कि अच्छा ये पूरा है ना, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय rDNA टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, मतलब जो rDNA टेक्नोलॉजी द्वारा आप जो इंसुलिन बनाते हो उसके अंदर सी पेप्टाइड होता है। फिर थर्ड ऑप्शन है प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, मतलब प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है। और लास्ट है ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड इंटरकनेक्ट बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। जिसको आता है वो सॉल्व कर दो, नहीं आता उसको मैं बताता हूँ, इसको हम समझो। अब देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में हमारी पेनक्रियास सेल है,
पेनक्रियास सेल में उसका न्यूक्लियस होगा। हमें पता है कि हमारा इंसुलिन कहाँ से बनता है, पेनक्रियास सेल से बनता है। तो पेनक्रियास सेल से ये इसका मैंने जीन ये हमारी सेल में जीन है ना, ये जीन है, किसका जीन है, ये इंसुलिन का जीन है। कौन सी सेल के अंदर है, इंसुलिन पेनक्रियास के अंदर है। इस जीन का क्या होगा सर, जीन या डीएनए की बात है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या बनेगा, ये बन गया आपके आरएनए बन गया। आरएनए के बाद क्या बनेगा, तो हमें पता है ट्रांसलेशन होगा, यहां से ये क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बना आपके सामने, ये आपके प्रोटीन बन गया। अब इसको आगे समझो, जब ये प्रोटीन बन के तैयार हुआ है, जब ये आपके सामने प्रोटीन बन गया है, अब ये देखो हमारी बॉडी में हो रहा है, तो यहाँ पर दो प्रकार की पेप्टाइड बनती है, यहाँ पर दो प्रकार की पेप्टाइड बनती है। एक तो आपके यहाँ पर दो प्रकार की पेप्टाइड बनती है, ये जो बनी इसको हम बोलेंगे ए पेप्टाइड, इसको हम बोलेंगे ए पेप्टाइड, और यहाँ जो बनती है इसको हम बोलेंगे बी पेप्टाइड। क्या बोलते हैं इसको हम, बी पेप्टाइड बोलते हैं। तो इसके साथ में एक पेप्टाइड और बनती है, इसको हम बोलते हैं सी पेप्टाइड, ये आपकी बन गई सी पेप्टाइड। ये जो आपके होता है ए बी सी, ये आपके होता है 121 एमिनो एसिड का, और ये जो अभी बना इसको मैं बोलूंगा प्रो इंसुलिन, इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रो इंसुलिन, इसको हम प्रो इंसुलिन बोलते हैं। और जो प्रो इंसुलिन होता है ये आपके इमेच्योर होता है, मतलब ये पूरी तरीके से अभी तक हमारे लिए रेडी होकर तैयार नहीं हुआ, ये इमेच्योर इंसुलिन है, ये हमारे काम का नहीं है। अब इसको हमारे काम का बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, जब हमारे जब ये मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से जो सी पेप्टाइड है, ये जो सी पेप्टाइड है, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। जब ये सी पेप्टाइड बाहर निकल जाएगा, तो पीछे जो बनेगा, सॉरी, सी पेप्टाइड यहाँ, अब एक और, एक मिनट रुकना, ये जो ए पेप्टाइड है इसके बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, इसके बीच में जब ये ए पेप्टाइड बन जाते हैं, ए और बी, ये इनके बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड भी अंदर इनके साथ में बन जाते हैं। अब जब सी पेप्टाइड यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो ये यहाँ बन जाते हैं, ये तो आपके हो गई ए पेप्टाइड, ए पेप्टाइड, और ये आपके होगी बी पेप्टाइड। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक आया समझ में, ये आपके हो गया मैच्योर इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन है ये हमारी बॉडी में आगे जाके काम करेगा। ये आपके होता है 121 एमिनो एसिड का, ये आपके प्री मैच्योर इंसुलिन है, और जो मैच्योर होता है ये आपके होता है 51 एमिनो, मतलब 51 एमिनो एसिड का। ये तो हमारी बॉडी के अंदर हुआ, कहाँ हुआ, हमारी बॉडी के अंदर हुआ। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस इंसुलिन को बाहर बायोटेक के द्वारा बनाने के लिए इन्होंने दो जीन लेके आए। एक ये जीन लेके आए ए, एक जीन लाई जीन ए, और दूसरा हमारे पास जीन आया है जीन बी। जीन ए ने क्या काम किया, तो जीन ए ने बनाया आपके पेप्टाइड चेन ए बनाई, पेप्टाइड ए बनाया। जीन बी ने क्या बनाया, तो आपको पता है, तो जीन बी होता है, इसने आपके बनाया पेप्टाइड बी बनाया। क्या बनाया इसने, पेप्टाइड बी बनाया। अब देखो ये पेप्टाइड ए और जो पेप्टाइड बी बनते हैं, ये पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी बन के, ये हम बायोटेक में बना रहे हैं पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी, ये अलग अलग बन रहे हैं। यहाँ पर इनके बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड नहीं बनता है, यहाँ पर नेचुरल प्रोसेस के अंदर डाई सल्फाइड बॉन्ड इनमें बन जाता है ए और बी के बीच में। लेकिन यहाँ पर जब हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके बनाते हैं इंसुलिन को, तो वहां पर ये दो पेप्टाइड अलग अलग बनती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पेप्टाइड को लेके आएंगे लैब के अंदर। अब हम इन दोनों पेप्टाइड को हम लैब में लेके आते हैं। अब साइंटिस्ट लैब के अंदर इन दोनों पेप्टाइड के बीच में क्या बनाते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। है समझ में, तो अब साइंटिस्ट लैब के अंदर लाकर इनके बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो ध्यान क्या रखोगे, जब इंसुलिन का निर्माण नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में होता है, तो यहाँ पर डाई सल्फाइड बॉन्ड का निर्माण उसके साथ में हो जाता है। लेकिन जब इसी का निर्माण हम बाहर करते हैं लैब के अंदर आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, तो यहाँ पर सल्फाइड बॉन्ड नहीं बनते हैं। सल्फाइड बॉन्ड को आर्टिफिशियल रूप से हम लैब के अंदर हम खुद बनाते हैं। आया समझ में, तो ये आपका हो गया इंसुलिन। अब देखो ये कैसे बनाया गया, इस इंसुलिन को बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया को काम में लिया, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ। इसके लिए आप साइंटिस्ट ने ई कोलाई बैक्टीरिया को काम में लिया था। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पीवाईक्यू है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले मनुष्य के कौन से हार्मोन का निर्माण किया गया, उसका आंसर था इंसुलिन। हम इंसुलिन को होमोलिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंसुलिन मनुष्य का हार्मोन है, इसलिए हम उसको होमोलिन बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लैब में ये पूछ रखा है कि इंसुलिन के निर्माण के लिए कौन से बैक्टीरिया को होस्ट सेल के रूप में काम में लिया गया था, तो किसको लिया गया था,
ई कोलाई को। अब इन्होंने किया ऐसे था, इस जीन को इन्होंने डाला ई कोलाई में, फिर इसने इसके अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शन किया, इसका प्रोटीन बना, यहाँ जो प्रोटीन बना वो पेप्टाइड ए बना, उसको हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, फिर लैब में ले गए। इस जीन को इसके अंदर डाला, ये प्रोटीन बना, इस प्रोटीन को बैक्टीरिया से बाहर निकाला, लैब में ले गए, बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया। अब इसको आगे जाके हम, ये हमारे ह्यूमन के आगे मनुष्य के काम आ जाएगा। अब देखो कंक्लूजन क्या निकला, अब आप इसको सॉल्व करो। इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नो, अच्छा ये ऊपर वाला, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। हमने अभी पढ़ा था ना कि मैच्योर इंसुलिन के अंदर, जो मैच्योर इंसुलिन हमारा बना था, जो पूरी तरीके से जो हमारा परिपक्व इंसुलिन है, उसके अंदर सी पेप्टाइड नहीं होता है। इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, नहीं, जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो इंसुलिन बनता है उसमें भी सी पेप्टाइड नहीं होता है। प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड, हाँ हमने पढ़ा था कि प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड इंटरकनेक्ट बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी सही है, इसका मतलब बी वाला है गलत। यहाँ जो बी स्टेटमेंट है ये तो आपका गलत है, बाकी आप ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो कहाँ आ रहा है, ये आपके ए सी और डी सही है ना, है समझ में? तो इसका आपके हो जाएगा ए सी और डी, ऑप्शन नंबर 4 डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अब आप। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज जनरली यूज टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाने के लिए आप कौन सी टेक्निक काम में लेते हो? तो जैसे जब नाम आ गया ट्रांसजेनिक एनिमल, तो आपको पता है डिजायर्ड डीएनए को लेके आना है। अब आप पढ़ लो पूरा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए आप कौन सी टेक्निक काम में लोगे? यहाँ दे रखा है डिजायर्ड डीएनए को माइक्रो इंजेक्शन में डालकर उसको जाइगोट, उसको फर्टिलाइज एग यानी उसको जाइगोट के अंदर डालते हैं, उसके बाद उसको किसी सेरोगेट मदर या फोस्टर मदर में डाल देते हैं। उसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डिजायर्ड डीएनए को पहले आपको फर्टिलाइज एग में डालना है, फिर वहां से जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट को वहां से लेकर आपको फोस्टर मदर के अंदर डाल देना है। यहाँ दे रखा एमआरए कंटेनिंग, आरएनए इतना स्टेबल नहीं होता है, तो आरएनए को कभी हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में काम में नहीं लेते हैं। फिर दे रखा एंटायर फॉरेन न्यूक्लियस, नहीं, ये तो आपके एंटायर जो फॉरेन न्यूक्लियस होता है ये आपने डोली वेड में काम में लिया था, और डोली वेड जो होती है वो न्यूक्लियर ट्रांसफेरेंस टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, न कि ट्रांसजेनिक एनिमल का एग्जाम्पल है। इसका ये भी नहीं होगा। और सी डीएनए हमारे कहीं काम नहीं आता है। सी डीएनए जो आरएनए से डीएनए बनता है उसको हमने आज तक ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में काम में नहीं लिया है। इसको सोल्व करो। ये वापस नॉर्मल क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वप्रथम धतूरा आइनोक्सिया में एंथर कल्चर द्वारा अगुणित गुण किसने प्राप्त किया? तो आपने पढ़ रखा होगा, गुहा और माहेश्वरी जो थे, इन्होंने ये जो धतूरा आइनोक्सिया है, ये एक प्लांट का नाम है धतूरा आइनोक्सिया। इन्होंने क्या किया, इस प्लांट के एंथर को बाहर निकाला, एंथर को मतलब इसके पराग कोष को बाहर निकाला। इसके जो पराग, अब आपको पता है एंथर में क्या पाया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। एंथर में क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। जब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, अब आपको पता है कि पोलन ग्रेन कैसे एन होते हैं। अब अगर इसको मैं कल्चर करता हूँ लैब के अंदर, अगर इसको हम लैब में कल्चर करेंगे तो यहाँ से जो प्लांट बनेगा, जो न्यू प्लांट बनेगा, वो आपके हैप्लॉइड बनेगा। ये हैप्लॉइड प्लांट बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? उसको आवश्यकता ये पड़ी, अगर आपको होमोजाइगस प्लांट बनाने हैं तो आपको हैप्लॉइड प्लांट बनाने पड़ेंगे। अगर आपको प्लांट ब्रीडिंग में कम समय लगाना है, मतलब कम टाइम के अंदर आपको प्लांट ब्रीडिंग करनी है, तो इसके लिए भी आप हैप्लॉइड प्लांट को काम में ले सकते हो। तो ये इसका हो गया। उसके बाद दो साइंटिस्ट दे रखे आपके, ये स्कूग एंड मिलर, ये आपके काम, इनका आपने पढ़ा होगा प्लांट हार्मोन के अंदर साइटोकाइनेसिस के लिए आप इनका नाम पढ़ते हो, साइटोकाइनेसिस हार्मोन के अंदर। तो इस साइटोकाइनेसिस हार्मोन में स्टीवर्ड ने क्या काम किया? स्टीवर्ड ने क्या किया, जो गाजर होती है, इन्होंने गाजर का प्लांट लिया था। गाजर के प्लांट ने मतलब जो गाजर का जो प्लांट होता है, उन्होंने इसकी एक एक सेल को यूज में लेके इन्होंने होल प्लांट का फॉर्मेशन किया था, मतलब पूरे प्लांट का निर्माण किया था। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, जब एक प्लांट से पूरे प्लांट का निर्माण होता है, इसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। आया समझ में? हेबरलैंड ने क्या किया था, इन्होंने टोटीपोटेंसी शब्द दिया था या ये टर्म दी थी, और स्टीवार्ड ने इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया था। हेबरलैंड ने कहा था कि एक टोटीपोटेंसी होती है, और स्कूगलैंड ने कहा था, इसने आपके स्टीवर्ड ने कहा था कि टोटीपोटेंसी को मैं प्रूव करके लैब में बताता हूँ। तो टोटीपोटेंसी को एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो लैब में जो उन्होंने बताया, जो मतलब जिसने एक्सपेरिमेंट किया था वो तो स्टीवार्ड ने किया था, और टोटीपोटेंसी जो शब्द दिया था आपके, वो किसने दिया था? हेबरलैंड ने दिया था।
और हेबरलैंड को हम बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इसको सोल्व करो। देखो आ गया वापस ये, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन 5-6 बार आ गया है। ट्रांसजेनिक, अब आपको पता है कि ट्रांसजेनिक जीव का मतलब होता है जब किसी फॉरेन डीएनए को बाहर से हम किसी के जीनोम में डाल के उसका मॉडिफाई करते हैं, उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। लेकिन जब हमने डोली का पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि डोली के अंदर न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक काम में ली जाती है। कौन सी टेक्निक? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक को इसमें काम में लिया जाता है, तो ये आपके इसके अंदर आएगा। फ्लेवर सेवर आपने पढ़ा, हमने अभी पढ़ा, और ग्लोफिश भी आपने पढ़ रखी होगी, ये इसके बायोटेक के एप्लीकेशन में आती है। ये देखो वापस आ गया। आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में कौन सा कथन गलत है? मैंने आपको बताया था कि आरएनए इंटरफेरेंस का दूसरा नाम होता है एंटीसेंस टेक्निक, इसका तीसरा नाम होता है जीन साइलेंसिंग। तो देखो, इट इज ए नेचुरली अकरिंग सेलुलर प्रोसेस। हाँ, ये बात सही है, ये नेचुरल रूप से प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर और फंगी की सेल में पाई जाती है। सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए फ्रॉम डबल स्ट्रैंड आरएनए, ये हमने अभी पढ़ा था। हाँ, ये भी बात सही है। रिस लीड टू जीन साइलेंसिंग, हाँ इसमें एक रिस कॉम्प्लेक्स बनता है, ये भी इसके अंदर काम आता है। और ये है आरएनए इंटरफेरेंस यूज टू डेवलप बीटी कॉटन। नहीं, बीटी कॉटन हमने कहा किया था, हमने आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा एक तो हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया था, दूसरा हमने तंबाकू के अंदर निमेटोड्स के इन्फेक्शन को हमने रोका था। बीटी कॉटन का हमने जो बनाया था वो तो हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया था बीटी कॉटन, याद है आपको? तो इसका आपके ये गलत हो जाएगा, गलत का पूछा था, रॉन्ग इसका ये हो जाएगा, ये इसका रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। प्रकृति में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो नेचर के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रखा आपको। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? अब इसको समझो आप। ये जैसे एक कोई बैक्टीरिया, ये क्या है? बैक्टीरिया है ना। अब देखो, ये इस बैक्टीरिया का खुद का डीएनए, ये इसका खुद का डीएनए है। अब इसके अंदर यहाँ पे आपके पाया जा रहा है, ये इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब इसके ऊपर, अब आपको पता है कि बैक्टीरिया पे कौन अटैक करता है, तो आपने पढ़ रखा होगा कि जो वायरस होता है जिसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, ये आपके बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो इस वायरस ने इस बैक्टीरिया पे अटैक किया, ये बैक्टीरियोफेज है। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, जब ये वायरस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये इसका जिनोम है, ये इस जिनोम को इसके अंदर डाल देगा। ये वायरस ने अपने जिनोम को अपने अंदर डाल दिया। अब देखो, इस क्वेश्चन ये था ना कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसमें पाया जाता है, तो आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया में क्यों बना? बैक्टीरिया ने अपने अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्यों बनाया, ये समझो आप। तो आप मुझे बताओ, हम हमारे घर के चारों ओर दीवार क्यों बनाते हैं? हम हमारे घर के चारों दीवार इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे घर का मतलब हम हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए हम हमारे घर के चारों दीवार बनाए थे, ताकि हमारा डिफेंस बना रहे, हमें उससे ये हम हमारे खुद के प्रोटेक्शन के लिए, या मैं कह सकता हूँ सेल्फ डिफेंस के लिए हम हमारे घर के चारों ओर दीवार बनाते हैं। अब देखो, ये बाहर से वायरस आया, इसने बैक्टीरिया की सेल में एंट्री करी। अब अगर इस बैक्टीरिया की सेल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता, तो ये क्या करता? वायरस जाता और इस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में जाके काम करता और बैक्टीरिया को मार देता। लेकिन बैक्टीरिया तो नहीं मरा। बैक्टीरिया क्यों नहीं मरा? क्योंकि इस बैक्टीरिया ने अपने अंदर बना रखा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जैसे ही इस वायरस का डीएनए इस बैक्टीरिया की सेल में आता है, तो ये जो एंजाइम है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को कट कर देता है, वायरस के डीएनए को पूरी तरीके से कट कर देता है। इसका मतलब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से बैक्टीरिया ने खुद का डिफेंस किया, मतलब सेल्फ डिफेंस। क्या किया इसने? खुद की सुरक्षा के में ये काम आया। तो एक तो काम ये हो गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आता होगा, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या पता कि ये डीएनए मेरा है, तो इसके अंदर ये भी, अब इसके अंदर कैपेसिटी डीएनए को कट कर सकता है, तो पॉसिबिलिटी ये भी बनती है ना कि ये एंजाइम इसको जाके कट कर सकता है। मतलब ये एंजाइम, बैक्टीरिया का खुद का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खुद के डीएनए को कट कर सकता है, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो इसके लिए इस बैक्टीरिया ने अपने अंदर एक दूसरी टेक्निक और डेवलप की। इसी बैक्टीरिया के अंदर दो एंजाइम पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर दो एंजाइम होते हैं, एक तो एंजाइम होता है आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक आपके एंजाइम होता है जिसका नाम है मिथाइलेशन एंजाइम। क्या नाम है जिसका? मिथाइलेशन एंजाइम। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है मिथाइलेशन एंजाइम। ये जो मिथाइलेशन जो एंजाइम होता है,
ये जो मिथाइलेशन एंजाइम होता है इसका काम होता है, ये जो CH4 ग्रुप होता है, मतलब मिथाइल ग्रुप को ये जाके ऐड करता है ना, तो इसके अंदर एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक इसमें दूसरा एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है आपके मिथाइलेशन, ये इसका मिथाइलेशन एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेगा, इसका जो खुद का डीएनए है इसके ऊपर जाकर ये ऐसे CH4 को ऐड करेगा, किसको ऐड करेगा, CH4 को ऐड करेगा। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पहचान जाएगा इसके ऊपर मिथाइलेशन ऐड हो चुका है। तब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये खुद के डीएनए को कट नहीं करता है, क्योंकि खुद के डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है, तो ये पहचान लेता है कि ये डीएनए तो मेरा है, और जिस डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं है उसको ये मानता है ये डीएनए मेरा नहीं, ये बाहर से किसी फॉरेन डीएनए आया, तब जाके इसको ये कट करता है। तो आया समझ में, दो ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है। अभी आपको फर्स्ट ग्रेड में ये पूछ लिया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसमें पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में पाया जाता है। सेकंड ग्रेड में पूछ रखा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है, वो बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों कट नहीं करता है, भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है। पूछा ये था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंजाइम बैक्टीरिया के स्वयं के डीएनए को कट क्यों नहीं करता है, तो आपको ध्यान रखना, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर मिथाइलेशन एंजाइम पाया जाता है। ये जो मिथाइलेज एंजाइम है ये इसके खुद के डीएनए के ऊपर जाके मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको पहचान लेता है, इसलिए खुद के डीएनए को कट नहीं करता है। इसका क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है समझ में ये, तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। इसको सॉल्व करो। इन जीन थेरेपी ऑफ ADA डेफिशिएंसी पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन बिकॉज, तो करो सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा है तो ये पूछा है कि जो जीन थेरेपी होती है उसके अंदर एक बार किसी का इलाज करने के बाद में उसको उस इलाज को वापस क्यों करना पड़ता है समय समय पर। जैसे तो मैं इसको आपको बता देता हूँ, इसको अपन सोल्व करते हैं, जिसको आता है वो सोल्व कर दो, नहीं आता मैं बताता हूँ। अब देखो शब्द आया जीन थेरेपी, क्या आया हमारे पास, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी। अब देखो जीन थेरेपी में क्या पढ़ना, ये ध्यान रखो। जीन जीन थेरेपी में होता क्या है, तो देखो जीन थेरेपी में ये होता है, अगर कोई जीन है डिफेक्टिव जीन है, अगर कोई नॉन फंक्शनल जीन है, अगर कोई डिफेक्टिव जीन है, तो उस डिफेक्टिव जीन को चेंज किया जाता है किसके अंदर, फंक्शनल जीन के अंदर। उस डिफेक्टिव जीन को फंक्शनल जीन में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। कैसे करोगे, ये आपके किया जाता है जीन थेरेपी के द्वारा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कब की गई, तो सबसे पहले जीन थेरेपी की गई थी आपके 1990 के अंदर, 1990 के अंदर। किसमें की गई थी, तो एक 4 साल की एक लड़की थी, उसके अंदर 4 वर्ष की एक लड़की के अंदर की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि उसके अंदर एक रोग हो गया है जिसको हम बोलते हैं SCID। इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ये रोग क्यों हुआ उसके अंदर, ये रोग इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर ADA एंजाइम की कमी हो गई थी। क्या कमी हो गई थी, ADA की फुल फॉर्म पूछी हुई है लैब असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, एडिनोसिन डीएमिनेज, सॉरी एडिनोसिन डीएमिनेज। इस ADA एंजाइम की कमी हो गई थी। इस एंजाइम की कमी क्यों हुई, इस एंजाइम की कमी इसलिए हुई क्योंकि इसके अंदर जो ADA जीन था, जो ADA जीन था वो आपके क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया, या इसने काम करना बंद कर दिया। जब इस जीन ने काम करना बंद कर दिया तो आपके ये एंजाइम नहीं बनेगा। जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो आपके इसके अंदर इस ये जो 4 साल की लड़की थी इसके अंदर बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट के क्या हो गए, आपके कम हो गए। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की संख्या कम हो गई। जब बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट की संख्या कम हो गई तो इसके अंदर कई सारे तो इसका जो इम्यून पावर था वो वीक हो गया। जब इम्यून पावर वीक हो गया तो इसके अंदर कई सारी डिजीज एक साथ में उत्पन्न हो गई। तो जब कई सारे रोग एक साथ में होते हैं उसको हम बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो साइंटिस्ट ने इसका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या किया, साइंटिस्ट ने इस लड़की को बुलाया, इस गर्ल्स के अंदर से। अब देखो कमी कहाँ आ रही है, कमी ये आ रही है कि इसके अंदर बी तथा टी लिम्फोसाइट नहीं बन रहे। बी तथा टी लिम्फोसाइट क्यों नहीं बन रहे हैं, तो बी तथा टी लिम्फोसाइट इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ADA जीन ही काम नहीं कर रहा है। भाई अभी ADA जीन कहाँ पाया, इस लिम्फोसाइट में पाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ADA जीन ही काम नहीं कर रहा, इसलिए ये लिम्फोसाइट नहीं बन रहा है।
तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस 4 साल की इस लड़की को बुलाया, इसकी लिम्फोसाइट को बाहर निकाला। इन्होंने क्या किया, इसकी जो लिम्फोसाइट थी, इसकी लिम्फोसाइट को इन्होंने बाहर निकाला। इन्होंने इस लिम्फोसाइट को बाहर निकाला। बाहर क्यों निकाला, क्योंकि इसमें एडीए जीन काम नहीं कर रहा है। अब साइंटिस्ट ने दूसरा काम क्या किया, साइंटिस्ट किसी और के लिम्फोसाइट से एडीए जीन को लेके आए। ऐसा जीन लाए जो फंक्शनल जीन था, कहने का मतलब जो एक्टिव जीन था, उस एक्टिव जीन को लेके आए। अब आपको पता है कि ये तो एक एनिमल की सेल है, जब एडीए जीन यानी ये एक फॉरेन जीन है, इस फॉरेन जीन को अगर मुझे एनिमल की सेल में डालना है, तो मुझे आपको पता है कि एनिमल की सेल में डालने के लिए हमें रिट्रोवायरस काम में लेना पड़ता है एज ए वेक्टर की तरह, ये आपको पता है। अब जब मैंने इसको डाल दिया आपके लिम्फोसाइट के अंदर, तो इस लिम्फोसाइट ने अच्छे से काम करना वापस शुरू कर दिया। अब मैंने इस लिम्फोसाइट को वापस डाल दिया आपके इस गर्ल्स के अंदर डाल दिया, तब ये अब इस लड़की के अंदर, इस गर्ल्स के अंदर SCID रोग इसमें नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट के अंदर जो पहले एडीए जीन जो काम नहीं कर रहा था, वो मैंने बाहर से डाल दिया। अब ये इसमें अच्छे से काम करेगा, तो इसके अंदर इसकी इम्यून पावर वापस से बूस्ट हो जाती है, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट वापस से बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ, अब क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस होती है, जो बाहर से हम जीन डालते हैं, ये अपने आप में एक अस्थायी उपचार है। ये कैसा उपचार है, ये एक अस्थायी उपचार है, ये एक अस्थायी उपचार है। ये अस्थायी उपचार क्यों है, क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट होती है, ये जो लिम्फोसाइट होती है, ये नॉट इमोर्टल, मतलब ये जो लिम्फोसाइट होती है, ये अमर नहीं होती है। ये लिम्फोसाइट अमर नहीं होती है, ये कुछ समय बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब आप सोचो, जिस लिम्फोसाइट के अंदर आपने बाहर से एडीए जीन डाला था, ये लिम्फोसाइट 1-2 साल बाद में इसकी डेथ हो जाती है, या मतलब कुछ समय बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब इस लिम्फोसाइट की डेथ हो गई है, जिसमें आपने एडीए जीन डाला था, तो जब इसकी डेथ होने के बाद ये रोग वापस हो जाएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं अस्थायी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, अस्थायी रोग। इसको हम अस्थायी रोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लिम्फोसाइट होता है, ये नॉट इमोर्टल, मतलब ये अमर नहीं होता है। तो इसका परमानेंट इलाज क्या है, परमानेंट इलाज ये है कि जब जब जाइगोट बनता है, जब एम्ब्रियो स्टेज होती है, अगर उस समय डायग्नोसिस करके हम पहचान कर ले कि इसके अंदर एडीए जीन एब्सेंट है, तो अगर उस समय हम इस एडीए जीन को उसके जाइगोट के अंदर हम ट्रांसफर कर दे, उसके एम्ब्रियो में हम ट्रांसफर कर दे जब वो प्रेग्नेंट हो उस समय, तो उस समय इसका जो ट्रीटमेंट है वो परमानेंट हो सकता है। क्योंकि जो जाइगोट बनेगा, वहां से फिर वो, वहां से कई सारी सेल बनेगी, तो जो एडीए जीन है वो कई सारी लिम्फोसाइट में वहां तक वो उसकी एंट्री हो जाएगी। तो मतलब वो आपके मोर्टल होता है। आया समझ में। तो इसके परमानेंट इलाज के लिए आपको एडीए जीन को उसके एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसकी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि लिम्फोसाइट जो होता है कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए ये एक अस्थायी इलाज है। कहने का मतलब, लिम्फोसाइट नॉट इमोर्टल, मतलब अमर नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो, आपसे सोल्व हो जाएगा। पूछा ये था कि एडीए न्यूनता की जीन थेरेपी में रोगी को समय समय पर आनुवांशिक रूप से अभ्यंतरिक लिम्फोसाइट क्यों देने पड़ रहे बार बार। उसका कारण क्या था, एडीए जीन इंट्रोड्यूस इनटू एम्ब्रियोनिक सेल नहीं, अगर हम एम्ब्रियोनिक सेल में एंट्री करते तो हमें समय समय पर बाहर से उसको नहीं देना पड़ता था। जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट आर नॉट इमोर्टल। देखो देखा ना कि जो लिम्फोसाइट होती है, जिसके अंदर हमने जेनेटिक चेंज किया है, वो अमर नहीं होती है, इसलिए हमें बार बार उसी प्रोसेस को वापस करना पड़ता है। लिम्फोसाइट म्यूटेट इन बॉडी नहीं, ये सब कोई रीजन नहीं है। वेक्टर इंट्रोड्यूस जीन इनटू लिम्फोसाइट नहीं, ये भी गलत है। तो ये भी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो लिम्फोसाइट होते हैं वो अमर नहीं होते, कुछ समय बाद उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए हमें उस एडीए जीन वाली प्रोसेस को बार बार करना पड़ता है। और अगर हमें उस प्रोसेस को हमेशा के लिए हमें उसका परमानेंट ट्रीटमेंट करना है, तो हमें उसके लिए क्या काम में लेना पड़ेगा, एडीए जीन को हमें डालना पड़ेगा उसकी एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर, तब जाके उसका ये परमानेंट ट्रीटमेंट होगा। अब अगला क्वेश्चन सोल्व करो। ये वापस आ गया, मैंने कहा था ना क्वेश्चन आगे आएगा। फ्लेवर सेवर टोमेटो आर प्रोड्यूस बाय ब्लॉकिंग एक्सप्रेशन। तो हमने पढ़ा था कि जो पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम होता है, इस एंजाइम के एक्सप्रेशन को रोक के किस टेक्निक द्वारा रोका था, तो एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी द्वारा हमने इसके काम करने को रोका था, जिससे हमने उस टमाटर की एज को हमने बढ़ाया था ना। ये वापस आया, गोल्डन राइस इज रिच इन
तो आपको पता है कि गोल्डन राइस के अंदर विटामिन बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन क्या करता है, तो आपको पता है ये बीटा कैरोटीन आगे चलकर विटामिन कौन सा बनाता है, विटामिन ए बनाता है, ये इसका प्रिकर्सर है। ये येलो इन कलर होता है। ये चावल येलो क्यों होते हैं, क्योंकि बीटा कैरोटीन के कारण इस राइस का कलर येलो हो जाता है। और आपने बाहर से कुछ जीन डाला है, जब जीन डाला तो इसके अंदर ये जीएम राइस, ये जेनेटिक मॉडिफाइड राइस होता है। अब देखो यहाँ जो बीटा कैरोटीन का जीन कहाँ से लेंगे, बीटा कैरोटीन का जीन पहले तो साइंटिस्ट लेते थे, एक प्लांट था डेफोडिल प्लांट, वहां से लेते थे। उसके बाद ये मेज से लेते थे। उसके बाद एक बैक्टीरिया होता है इरविनिया यूरिडी, ऐसा कुछ नाम करके, इरविनिया यूरिडीफोरा करके बैक्टीरिया है, वहां से वो जीन को लेते थे, ये बीटा कैरोटीन के जीन को। तो यहाँ हो जाएगा ये ए बी सी तीनों सही है। अब देखो ये वापस क्वेश्चन आया, ये फर्स्ट ग्रेड क्वेश्चन, कितने नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे रीट लेवल का पूछा है कि गोल्डन राइस इज ए इनरिच विथ प्रिकर्सर ऑफ विच विटामिन, मतलब गोल्डन राइस में जो प्रिकर्सर पाया जाता है उससे आगे चल के कौन सा विटामिन बनेगा, तो मैंने आपको अभी बताया था विटामिन ए बनता है, बीटा कैरोटीन से रिच होता है, बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक ऑफ सूट टिप कल्चर वाज ए डेवलप बाई, इसको करो सॉल्व। मतलब सूट टिप कल्चर टेक्निक को किसने बनाया था, सूट टिप कल्चर टेक्निक को किसने बनाया था, एबरलैंड ने, वाइट ने, ये गुहा एंड माहेश्वरी ने, मोरेल एंड मार्टिन ने। ये तो बनाया नहीं, हमने अभी पढ़ा था कि गुहा और माहेश्वरी ने धतूरा एनोक्सिया से हैप्लोइड प्लांट बनाया था, ये उसका हो गया। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, ये भी नहीं लो मैं काट देता हूं। अब फर्स्ट और फोर्थ समझो इसको, यहां सब दे रखा है आपके सूट अपेक्स, क्या दे रखा है, सूट अपेक्स। सूट अपेक्स का मतलब मैं कह सकता हूँ स्टेम वाला पार्ट। अब देखो साइंटिस्ट था एक, उसने क्या किया, उसने जो सूट अपेक्स से उसने सेल ली, उसने क्या किया, सूट अपेक्स से उसने सेल ली, इस सेल को लेके गया लैब के अंदर, लैब के अंदर ले जाके उसने इस सेल से आपके बना दिया होल प्लांट, मतलब पूरे प्लांट का निर्माण किया। क्या निर्माण किया, पूरे प्लांट का निर्माण किया। अब देखो यहाँ दो 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 अपना आपके यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आएंगे, मैं एक तो इसको पैक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूं सूट अपेक्स की सेल को लेकर लैब के अंदर पूरे प्लांट का निर्माण किया, कहने का मतलब सूट अपेक्स की एक सेल को लेकर पूरा प्लांट बनाया। तो इसका मतलब बात तो ये हुई ना, ये अपने आप में टोटीपोटेंसी है, ये है ना, ये अपने आप में क्या है, टोटीपोटेंसी है ना, क्योंकि यहाँ पर एक सेल से पूरा प्लांट बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सूट अपेक्स की सेल को यूज में लेके किसने प्लांट बनाया। तो ध्यान रखना, जब सूट अपेक्स की सेल की बात आती है तो सूट अपेक्स की सेल को यूज लेके प्लांट बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है मोरेल तथा मार्टिन। क्या नाम है, मोरेल तथा मार्टिन। अब मैं इसको वापस दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, एक सेल से पूरे प्लांट का निर्माण होना, ये प्रोसेस कहलाती है टोटीपोटेंसी, ये भी बात सही है। लेकिन मैं बीच में सूट अपेक्स की स्पेशल सेल को लेकर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि टोटीपोटेंसी की डेफिनेशन क्या है। तो आप कह सकते हो कि सर जब एक सेल से पूरा प्लांट बनता है तो उसको हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट देने वाला जो साइंटिस्ट था वो आपके हेबरलैंड ने कहा था, हेबरलैंड ने ये बताया था, ये जो यहाँ दे रखा ना हेबरलैंड, इस हेबरलैंड ने ये बताया था कि एक सेल से, कि अगर आप एक, इसने कहा था कि प्लांट की एक सेल को यूज करके आप पूरे प्लांट का निर्माण कर सकते हो, ये तो हेबरलैंड ने कहा था। मोरेल तथा मार्टिन ने कहा कि सूट अपेक्स की सेल को लेकर, इन्होंने सूट अपेक्स की सेल को लेकर पूरे प्लांट का निर्माण किया। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा, टोटीपोटेंसी शब्द किसने दिया या कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो दिया हेबरलैंड ने दिया। लेकिन हेबरलैंड इतना बता के वो गायब हो गया कि टोटीपोटेंसी ये होती है। लेकिन उसके बाद में आपके मोरेल तथा मार्टिन आते हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध किया कि मतलब सूट अपेक्स की सेल को हम काम में लेकर एक प्लांट बनाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके ये सिद्ध किसने किया कि टोटीपोटेंसी ऐसे होती है, वो आपके करने वाले थे मोरेल तथा मार्टिन। और स्पेशल इन्होंने कौन सी सेल को काम में लिया, सूट अपेक्स की सेल को काम में लिया। आया समझ में। तो यहाँ पूछ रखा, देखो यहाँ सीधा दे रखा सूट टिप कल्चर, तो किसने दिया है, मोरेल तथा मार्टिन। ये लो टोटीपोटेंसी क्या है, ये आपके वापस डेफिनेशन आ गई। तो कैपेबल टू डेवलप इनटू होल ऑर्गेनिज्म, मतलब पूर्ण जीव का निर्माण करना। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि टोटीपोटेंसी हम पढ़ते हैं कि प्लांट सेल में, हर सेल में पाई जाती है, मैक्सिमम सेल में, लेकिन हम पढ़ते हैं कि एनिमल सेल के अंदर टोटीपोटेंसी एब्सेंट होती है।
मतलब जैसे आप उसका जाइगोट या ब्लास्टोसिस्ट में होती है, बाकी वाली मैक्सिमम सेल के अंदर टोटिपोटेंसी एब्सेंट होती है। इसका रीजन क्या है? एनिमल सेल के अंदर टोटिपोटेंसी एब्सेंट क्यों होती है मैक्सिमम सेल के अंदर? जाइगोट और आप ब्लास्टुला को छोड़ दो, बाकी वाली किसी भी सेल में टोटिपोटेंसी नहीं होती, उसका कारण क्या है? आप प्लांट की किसी भी सेल में आप उसको टोटिपोटेंसी कर सकते हो लैब के अंदर, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? अगर आपको आता हो तो आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं आता तो फिर आपको कल मैं इसका बताऊंगा साइंटिफिक रीजन कि एनिमल के अंदर टोटिपोटेंसी क्यों नहीं होती है। ये डिसएग्रीगेशन ऑफ नॉर्मल टिश्यू फॉर सेल कल्चर इज यूजली डन बाय, इसको सोल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको सोल्व। इसने कहा कि सामान्य ऊतकों को कोशिका संवर्धन हेतु पृथक करने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको आता है तो करो, नहीं है तो मैं बताता हूँ। अब देखो, अब मेरे पास ये एक कोई टिश्यू है ना, जैसे मेरे पास ये एक कोई प्लांट टिश्यू है। अब आपको पता है जब टिश्यू नाम आता है तो आपको पता है कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? जब एक से अधिक सेल आपस में, मतलब एक से अधिक सेल का ग्रुप, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। अब आपको पता है ये जो सेल होती है ये आपस में चिपकी हुई होती है ना। सेल जो होती है वो आपस में ऐसे सब कैसी होती है? आपस में से चिपकी हुई होती है, मतलब ये एक दूसरे से ऐसे लिंक रहती है। इनको लिंक कौन करता है? हमने बोला कि टिश्यू का मतलब है जब एक से अधिक सेल साथ में पाई जाती हो। अब मैं कह रहा हूं कि एक टिश्यू के अंदर जो जो सेल पाई जाती है वो सेल सब आपस में से चिपकी हुई होती है, उनको चिपकाने का काम कौन करता है? तो यहाँ पर ये जो मैंने रेड वाला बनाया ना, ये रेड वाला एक कोलेजन फाइबर होता है। ये क्या होता है? एक कोलेजन प्रोटीन होती है। कोलेजन जो प्रोटीन होती है वो इस सेल को क्या करती है? ऐसे आपस में चिपकाने का काम करती है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस ये जो पूरा टिश्यू बना है, मैं इसको लैब में लेके जाऊंगा। मुझे इसके ऊपर काम करना है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। अब मुझे यहाँ से एक पूरा, मुझे यहाँ इस, अब जब मुझे लैब के अंदर मुझे प्लांट टिश्यू कल्चर में काम करना है, इसका मतलब मुझे इन सेल को अलग अलग करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं भाई मैं उस पूरी टिश्यू पे काम करूंगा, मुझे इन सेल को अलग अलग करना पड़ेगा, मुझे हर सेल को सिंगल करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मुझे सेल को सिंगल करना है तो मुझे इस कोलेजन प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा। इस कोलेजन प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा तो कोलेजन प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम लाना पड़ेगा। तो वो जो एंजाइम होता है जो कोलेजन प्रोटीन को तोड़ता है उसको बोलेंगे कोलेजनेज। आया समझ में? कोलेजनेज। तो सीधा ये दे रखा ना कि सामान्य ऊतकों को देखो, इसका आप इंग्लिश देखो, सब क्या देखा? डिसएग्रीगेशन, मतलब उसको आपको अलग अलग करना, उसको हम बोलेंगे डिसएग्रीगेशन। आया यहाँ तक समझ में? तो ये आपके कोलेजन, यहाँ पर ये कोलेजनेज काम करता है। ये मुझे बता दो कहाँ काम आएगा? यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ रखा है इसका। पॉलीइथाइल ग्लाइकोल, ये आपके काम आता है जब आप प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करते हो। जब आप प्रोटोप्लास्ट का आप फ्यूजन करते हो तो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के अंदर जो एंजाइम काम आता है वो आपके काम आता है पॉलीइथाइल ग्लाइकोल। आया समझ में? पॉलीइथाइल ग्लाइकोल। ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ रखा है कि प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है। ये तो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा है, बट बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सेल के बीच में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, प्लांट सेल के बीच में, वो उसको चिपकाने का काम करता है। अब अगर मुझे उसके पीटीसी में, मुझे अगर लैब में काम करना है तो मुझे हर एक सेल को अलग करना पड़ेगा। तो जब मैं सेल को अलग करूंगा तो मुझे उस कोलेजन प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा, और कोलेजन प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम होगा कोलेजन एंजाइम। इसको करो सोल्व। सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल, अभी मैंने बताया। तो आपको पता है कि ये फॉरेंसिक साइंस में काम आता है। कहने का मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट के अंदर सैटेलाइट डीएनए काम आता है। और ये रहा हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि एक ही पौधे से उत्पन्न आनुवंशिक रूप से समान पौधों की जनसंख्या क्या कहलाती है? ए जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट अराइज फ्रॉम सिंगल प्लांट इज टर्म एज। तो आपको पता है कि जब, तो उसको हम क्लोन बोलते हैं, उसको हम क्या क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। हाइब्रिड क्या होता है? तो हाइब्रिड का मतलब होता है, जैसे ये कोई प्लांट ए है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब है ऐसा प्लांट या कोई ऐसा न्यूक्लियस या ऐसा जीनोम जिसके अंदर दो अलग अलग प्लांट का मतलब दो अलग अलग प्लांट का जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको हाइब्रिड कहते हैं। देखो साइब्रिड क्या है, अब मैं आपको ये बताता हूँ साइब्रिड क्या है। जैसे ये मेरे पास ए सेल है, एक सेल है, और वापिस मेरे पास ये दूसरी सेल है, इसको मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पास बी सेल है, ये है बी सेल। इसका मतलब ए सेल के अंदर इसका पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म, ये इसका न्यूक्लियस। बी सेल के अंदर इसका खुद का साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस। अब देखो साइब्रिड का मतलब होता है जब दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल वाली सेल आपस में मिलती है, जब दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल वाली सेल आपस में मिलती है
तो तीसरी सेल बनेगी, इसको मैंने बोला सी सेल। अब होता क्या है कि अगर बाई चांस इस सेल के अंदर, अगर बाई चांस इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो आता है आपकी ये रेड वाली का, जो बी सेल है, साइटोप्लाज्म आपके बी वाली का भी आ गया, और बी वाली के साथ में आपके साइटोप्लाज्म बी वाली के साथ में इसमें आपके मतलब ए वाली का भी आ गया, तो साइटोप्लाज्म तो दोनों का फ्यूज हो गया, सी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म दोनों का फ्यूज हो गया, लेकिन जो न्यूक्लियस आता है, लेकिन जो न्यूक्लियस आता है वो केवल आपके ए सेल का आता है, इसको हम बोलेंगे साइब्रिड। इसको हम क्या बोलेंगे? साइब्रिड। साइब्रिड का मतलब जब साइटोप्लाज्म का फ्यूज होता है एक ही सेल के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस केवल एक सेल का आता है, इसको हम बोलेंगे साइब्रिड। हाइब्रिड क्या होगा? हाइब्रिड का मतलब साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल का आया और न्यूक्लियस भी दोनों सेल का साथ में आएगा, उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड। क्लोन क्या होगा? पेरेंट्स के समान कॉपी, उसको हम बोलेंगे क्लोन। जैसे आपके पास कोई नोट्स है, आप उसको जाके उसकी आप जेरोक्स करा रहे हो, उसकी वो एकदम कॉपी तैयार हुई ना, जैसा पेरेंट्स में था वैसा ऑफस्प्रिंग में आ गया, उसको हम बोलेंगे क्लोन्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई आपका डाउट नहीं रहा होगा। इस क्लास को देखने के बाद में बायोटेक के प्रति आपके अंदर जो भी अगर डर, अगर आपके अंदर डर मतलब अगर फियर या डर आप में थोड़ा बहुत भी था तो वो दूर हुआ होगा। अब अपन मिलेंगे कल की क्लास के अंदर। कल हम शुरू करेंगे आपकी जूलॉजी, इसमें हम सबसे पहले जूलॉजी का सबसे हॉट टॉपिक आपके आता है एंडोक्राइनोलॉजी। वहां से हर एग्जाम के अंदर एक एनिमल फिजियो पूरी एक साइड रहती है और एंडोक्राइनोलॉजी अपने आप में पूरा टॉपिक एक साइड रहता है, क्योंकि वहां से 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। बाकी वाली पूरी एनिमल फिजियो से आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे और एंडोक्राइनोलॉजी तो एक से आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी यूनिट है? एंडोक्राइनोलॉजी एनिमल फिजियो में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज वाला तो सेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और आप में अब आप गारंटी लेना आपका बायोटेक का क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैंने आज जो जितना भी पढ़ाया है इससे बाहर आपके बायोटेक का क्वेश्चन नहीं जाना है, क्योंकि इतना ही है इसके अंदर, बाकी कुछ है ही नहीं। उसको अच्छे से देखना और उस समय देखना जब पढ़ने का मन नहीं हो, और इसको देखना 1.5 या इसको 2x पे करके देखना, कोई धीरे धीरे देखने का कोई सेंस नहीं है। ये केवल आपके रिविजन के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके अंदर अब फिर आप में अब डर नहीं रहना चाहिए कि जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे आप इस वीडियो में आपने देखे होंगे। ये सब PYQ है। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए। अपन मिलते हैं कल की क्लास में आपके एंडोक्राइनोलॉजी के साथ में।